कि ब्रिटिशर्स ने जानबूझ के कांग्रेस पार्टी बनाई थी ताकि सिचुएशन उनके हिसाब से चले। पांडे नाम का एक सिपाही था, उसने भांग ज्यादा खा ली थी। अब अगर कोई भी अंग्रेज मुझे दिख गया तो उसको मैं तुरंत गोली मार दूंगा। वो गाय की हड्डी को पीस के वो आटे में मिला दे रहे हैं। कांग्रेस के जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे वो गुस्सा हो जाते हैं और बात इतनी बढ़ जाती है कि उसी सेशन के बीच में एक दूसरे को जूता फेंक के मारते हैं। 120 लाशें तो सिर्फ वहां पे जो कुआं था वहीं से निकली थी। और नेताजी जुगाड़ लगा के हिटलर से भी मिलते हैं। वहां के कैंडिडेट जो होंगे वो भी मुस्लिम होंगे और वहां जो वोट डालेंगे वो भी केवल मुस्लिम से डालेंगे। तो जिन्ना क्या करते हैं कि कांग्रेस से तो वो रिजाइन नहीं करते हैं, इसके साथ साथ मुस्लिम लीग भी ज्वाइन कर लेते। गांधी जी एक नमक का ढेला उठा के अंग्रेजों को बनाए हुए लॉ को तोड़ देते हैं। देखिए, इससे पहले की ईस्ट इंडिया कंपनी वाली वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि ऐसे क्या रीजंस थे कि एक कंपनी हमारे देश को गुलाम बना लेती है। और अब ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी क्या स्ट्रेटेजीज और तरीके यूज हुए जिसकी वजह से हमारे देश को आजादी मिली। ये तरीके ऐसे थे जो इससे पहले पूरी दुनिया में कहीं यूज नहीं हुए थे। और ये जो हमारे देश की आजादी की कहानी है, ये बहुत ही यूनिक है और ये एक ऐसा डिस्कशन है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, लेकिन अगर आप एक इंडियन हैं तो ये डिस्कशन आपके सामने आता ही है। तो इस एक वीडियो में आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि हमारा देश आखिर आजाद कैसे हुआ। तो देखिए, ईयर 1600 से ईयर 1837 तक हमने ऑलरेडी सब डिस्कस किया था कि कैसे कंपनी जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था वो आई और उसने क्या क्या ट्रिक्स खेल के हमारे ऊपर रूल किया। और ईयर 1837 आने तक पूरे इंडिया के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो चुका था। डायरेक्टली मतलब कि वो स्टेट जहां ईस्ट इंडिया कंपनी हर एक चीज अपने हिसाब से चलाती थी, और इनडायरेक्टली मतलब कि वो स्टेट जहां ईस्ट इंडिया कंपनी राजा या फिर निजाम के साथ मिलकर रूल करती थी। तो ईयर 1837 तक ये मैप था। इस मैप में ये जो आप पिंक एरिया देख रहे हो, ये डायरेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में था, और ये जो येलो और ग्रीन एरिया आप देख रहे हो, ये प्रिंसली स्टेट थे जो इनडायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलके चल रहे थे। येलो मतलब कि हिंदू राजा रूल कर रहे थे और ग्रीन मतलब कि जो मुस्लिम निजाम जो थे वो रूल कर रहे थे। लेकिन ये पूरा मैप अगर आप देखोगे तो 50% एरिया ही था जहां ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से अपनी चला पा रही थी। अभी भी काफी एरिया था जहां पे उसकी पूरी तरीके से मनमानी नहीं चल पा रही थी, क्योंकि राजा का इन्वॉल्वमेंट होता था। और इस चीज को दूर करने के लिए अब ईस्ट इंडिया कंपनी अलग अलग ट्रिक्स खेलना स्टार्ट करती है ताकि उसके अंडर में बाकी एरिया का कंट्रोल भी आ जाए। ब्रिटिशर्स को पता था कि इन सब चीजों पे कंट्रोल करने के लिए बहुत ही स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो ये लोग यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी लगातार अपनी आर्मी बढ़ा रही थी। अब इतने सारे अंग्रेजों को आर्मी बढ़ाने के लिए इंडिया के अंदर लाना पॉसिबल नहीं था, तो इन लोगों ने लोकल इंडियन जो थे उनको आर्मी में हायर करना स्टार्ट किया। इस चीज का इनको काफी फायदा भी हुआ। इंडिया में वैसे ही भूखमरी वगैरह बहुत ज्यादा फैली हुई थी। इंडियंस कम पैसे में ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन कर लेते हैं और कम पैसों में ज्यादा काम भी करते थे। दूसरी चीज ये भी थी, जो इंडियंस थे वो वहां की लोकेशन से भी बहुत ज्यादा फेमिलियर थे। अब ब्रिटिशर्स इंडियंस को हायर तो कर रहे थे अपनी जरूरत के लिए, लेकिन इनके ऊपर विश्वास नहीं था, उनको इक्वल नहीं समझते थे, उनको ये अपने से छोटा समझते थे। यही रीजन था कि जो इंडियंस थे उनको सिर्फ यानी कि सिपाही की जो पोस्ट थी वहीं तक हायर करते थे, और जो बड़ी ऑफिसर रैंक होती थी वहां पे इंडियन को अलाउ नहीं करते थे। वहां पे सिर्फ और सिर्फ गोरे रहते थे ताकि इंडियंस के हाथ में ज्यादा कुछ ना चले जाए। लेकिन ये सारी चीजें जानने के बाद भी इंडियन जो थे वो बड़ी आसानी से सिपाही की जो पोजीशन होती थी वो ज्वाइन कर लेते थे, क्योंकि सिपाही की जो पोजीशन होती थी उसको बहुत ही सिक्योर जॉब माना जाता था। क्योंकि भुखमरी वगैरह बहुत ज्यादा फैल रही थी, लोगों को खाने की दिक्कत थी। सिपाही बनने पर खाने की जो दिक्कत होती थी वो चली जाती थी। महीने में 7 से 8 रुपए अलग से मिलते थे। अब क्योंकि ये चीज ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियंस दोनों को सूट करती थी, तो ब्रिटिश आर्मी के अंदर अंग्रेजों से ज्यादा इंडियन सिपाही जो थे वो आ गए थे। 6:1 का रेशियो हो गया था और करीब 45,000 ब्रिटिश सोल्जर्स थे और 2,38,000 नेटिव इंडियन सोल्जर्स थे। ये जब डेटा सामने आया था तब ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर ने गवर्नर जनरल डलहौजी को वार्न भी किया था कि एक तरफ तुम इतने ज्यादा किसानों को फौज में भर्ती कर रहे हो और दूसरी तरफ लैंड रिफॉर्म्स वगैरह लाके उन्हीं की जो जमीन है उसको हड़प रहे हो, तो ये लोग कभी भी भड़क गए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ईयर 1600 से 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने राज किया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, ब्रिटिश राज, उसने नहीं किया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसको 1858 में आना पड़ा था, और क्यों आना पड़ा था वो अभी आगे बताऊंगा आपको। तो देखिए, होता क्या है कि ईयर 1837 से ही ईस्ट इंडिया कंपनी पूरा कंट्रोल अपने अंडर में चाहती थी। उसको कुछ स्टेट्स में जो इनडायरेक्टली रूल करना पड़ रहा था वो भी उसको कुछ पसंद नहीं आ रहा था। तो इस चीज को सॉल्व करने का जो जिम्मा था वो 12 जनवरी 1848 को लॉर्ड डलहौजी को दिया गया था। और जैसे ये जिम्मा दिया जाता है, लॉर्ड डलहौजी अपने काम पे लग जाते हैं। सबसे पहले वो इनडायरेक्टली रूल जो स्टेट्स थे उनके बारे में रिसर्च करवाते हैं। तो इनको पता चलता है कि इस टाइम पे कई ऐसे स्टेट्स हैं जहां के राजा का कोई लड़का नहीं है, और उस पर्टिकुलर टाइम पे ये हो रहा था कि अगर किसी राजा का लड़का नहीं होता था तो वो गोद ले लेता था, उसके बाद वो राजा बन जाता था। तो लॉर्ड डलहौजी जो थे वो इस चीज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं और सेम ईयर 1848 को ये एक रूल लाते हैं
डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसका मतलब यह था कि अगर किसी राजा का खुद का बेटा नहीं है तो उसकी डेथ के बाद जो उसका पूरा स्टेट है, जो पूरा राजपाट है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला जाएगा। अगर वो किसी को गोद लेता है तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर उसने गोद लिया है तो जो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है वो दे सकता है अपने गोद लिए हुए बेटे को, लेकिन जो पूरा साम्राज्य है उसका, अगर उसका खुद का बेटा नहीं है तो वो पूरा का पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला जाएगा। और इस चीज को सेम ईयर यानी कि 1848 में इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। और इंप्लीमेंट करते ही ये सतारा को अपने अंडर में ले लेते हैं। एक साल बाद जैतपुर, फिर संभालपुर को अपने अंडर किया, और नेक्स्ट ईयर छत्तीसगढ़, जिसको छोटा उदयपुर भी कहते थे, उसको लिया, नागपुर, फिर झांसी का नंबर लगता है। अब झांसी के अंदर क्या था कि मणिकर्णिका, जिनका नाम शादी के बाद महारानी लक्ष्मीबाई हो गया था, तो इनकी जो शादी हुई थी वो महाराजा गंगाधर राव से हुई थी, और इनका एक बच्चा भी था जिसकी 4 मंथ बाद ही डेथ हो जाती है। तो ये अपने जो भाई हैं उसके लड़के को गोद ले लेते हैं। और जब 1853 में महाराजा की डेथ हो जाती है तो लॉर्ड डलहौजी अपना डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा के झांसी को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। और झांसी को अपने कंट्रोल में लेने के बाद रानी लक्ष्मीबाई को 60,000 रुपए की जो पेंशन थी वो हर साल देते रहते थे। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे तो रानी लक्ष्मीबाई कुछ नहीं कहती हैं, लेकिन आगे वो दिक्कत करती हैं, अभी आएगा वो, मैं बताऊंगा आपको। तो इसके बाद क्या होता है कि 1856 अवध यानी कि आज का यूपी, यहां के नवाब वाजिद अली शाह जो थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी साइन कर रखी थी, जिसके चलते नवाब को ब्रिटिशर्स के यहाँ काफी पैसा देना होता था। और जब नवाब पैसे नहीं दे पाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध जो था उसको भी अपने कब्जे में ले लिया था। और ये सारी चीजें बैक टू बैक अपने अंडर में ले रहे थे, तो लोग ज्यादा रेजिस्ट नहीं कर पा रहे थे। ब्रिटिशर्स की जो आर्मी थी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी वो बहुत एडवांस थी, उनके पास बहुत ही अच्छे अच्छे हथियार थे, और इधर लोग अभी भी तलवारों से लड़ते थे, तो इसलिए ज्यादा कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि उनको पता था बोलने का मतलब यह था कि उनकी हार होना तय थी। तो इन सब चीजों को लेके लोगों के अंदर गुस्सा बहुत था, और गुस्सा इसी बात के लिए नहीं था, और भी कई रीजन थे। ईस्ट इंडिया कंपनी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए जो मिशनरीज जो होते थे पहले इंडिया में भेजती थी, लेकिन उसको और तेज कर देती है ताकि पूरे पूरे इंडिया में इनका इन्फ्लुएंस रहे। तो ये लोग क्या करते हैं कि उसी ईयर में बैप्टिस्ट मिशनरी सोसाइटी सेटअप करते हैं, जिसमें विलियम कैरी जो थे वो इंडिया के अंदर और बहुत ही ज्यादा स्पीड से क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने लगते थे, जिसको लेकर लोग बहुत ज्यादा गुस्से में थे। लेकिन इस चीज से डील करने के लिए जो लोकल लोग थे उन्होंने बिना लड़ाई झगड़े के इसका सोल्यूशन ढूंढ लिया था। उन्होंने क्या कर दिया था कि जो भी लोग कन्वर्ट होते थे उनको सोसाइटी से हटा देते थे, उनको प्रॉपर्टी से बेदखल कर देते थे। अब ये बात जब अंग्रेजों को पता चलती है तो 17th of April 1850 को रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट लेके आते हैं। इसमें यह था कि अगर कोई कन्वर्ट होगा तो वो अपने एंसेस्टर की प्रॉपर्टी का पूरा हकदार होगा। अब इसके खिलाफ भी लोगों ने आवाज उठाई, लेकिन कुछ होता नहीं है। और यहां भी ब्रिटिशर जो थे वो रुकते नहीं है। इसके 6 साल बाद यानी कि ईयर 1856 में हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856 लेके आए, और फिर सेम ईयर में जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट लेके आए। हिंदू विडो एक्ट में यह था कि जो विधवा थी, जिनकी शादी होना बैन थी, उसको अंग्रेज कहते हैं कि अब शादी कराई जा सकती है, और उनका जो प्रॉपर्टी पे हक है वो भी उनको दिया जाएगा। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट में यह था कि सिपाहियों को दूसरे देश भी भेजा जा सकता है। अब ये दोनों चीजों से जो लोकल लोग थे उनको दिक्कत थी। पहली चीज ये थी कि जो इनकी रीति रिवाज है उसमें ये इंटरफेयर कर रहे हैं। दूसरी चीज इनके ट्रेडिशन में था कि जो भी समुद्र पार कर लेता है उसको ये लोग कहते थे कि वो अछूत हो जाता था। तो इस एक्ट से वो लोग भी गुस्सा हो गए थे, और सिपाही भी गुस्सा हो गए थे, क्योंकि जब ये दूसरी कंट्री में जाते थे और वापस आते थे तो जो इनकी सोसाइटी होती थी, जो इनकी लोकेलिटी होती थी, उसमें लोग इनको एक्सेप्ट नहीं करते थे। इसी के साथ साथ बहुत ही कम सालों के अंदर 12 बार भुखमरी तक फैल गई थी पूरे इंडिया के अंदर, तो लोग बहुत ज्यादा गुस्से में थे अंग्रेजों के खिलाफ। लेकिन इसके बाद एक ऐसा इंसिडेंट होता है कि अंग्रेजों की नींद उड़ जाती है और बहुत बड़ा डैमेज होता है। तो होता क्या कि ब्रिटिशर जो थे वो पुरानी ब्राउन बेस्ट राइफल, जो कि 0.75 कैलिबर की होती थी, मतलब कि 0.75 इंच का डायमीटर होता था उसका, इसमें आगे कोयाटा यानी कि चक्कू भी लगा होता था, तो ये राइफल यूज करते थे। लेकिन अंग्रेज इससे बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि इसमें टाइम बहुत खराब होता था। इसमें क्या था कि बुलेट को लोड करने से पहले गन पाउडर लोड किया जाता था, फिर बुलेट डाली जाती थी, फिर एक रॉड से इसको सेट करा जाता था। इसमें एक तो बहुत ज्यादा टाइम लगता था, और दूसरा सिपाही को 2 बैग कैरी करने पड़ते थे, एक गन पाउडर के लिए और एक बुलेट के लिए। दूसरा, बुलेट पाउडर अगर नाप के ना डालो तो उसमें दिक्कत आ जाती थी, राइफल में भी इशू हो जाते थे। तो ईयर 1855 से ही अंग्रेज थे इसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे, और फिर इन्होंने यूके में ब्रिटिश गवर्नमेंट की रॉयल स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री RSAF इससे बात करके नई पैटर्न की एक राइफल बनवाते हैं, जिसका नाम था एनफील्ड राइफल, जिसको P53 एनफील्ड भी बोला जाता था। और जनवरी 1857 आते आते इंडिया के अंदर भी इसकी डिलीवरी हो गई थी। अब ये जो नई राइफल थी, इसमें बुलेट का जो सिस्टम था वो थोड़ा डिफरेंट था। इसकी जो बुलेट थी वो एक कागज के सिलेंड्रिकल पैकेज में बनाई गई थी, जिसमें गन पाउडर और बुलेट एक रेशियो में पहले से सेट होकर आते थे। इसको कार्ट्रिज बोलते थे। इस कार्ट्रिज की जो आउटर सरफेस थी वो एक रैपिंग पेपर की थी, इसलिए इसके फटने का डर बहुत ज्यादा था। तो इस रैपिंग पेपर के आउटर पोर्शन पे एनिमल फैट से ग्रीस किया जाता था, ताकि ये फटे ना और मॉइस्चर और बारिश वगैरह हो तो उसमें खराब ना हो। अब होता क्या है कि सेम मंथ में यानी कि जनवरी 1857 में एक एरिया है दमदम, नॉर्थ कैलकाटा से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पे है। वहां पे एक ब्राह्मण सिपाही जो था वो लोटे में पानी लेके जा रहा था, और उस पर्टिकुलर टाइम पे जो कास्टिज्म था वो बहुत ज्यादा था सोसाइटी के अंदर। तो रास्ते में जब ये ब्राह्मण सिपाही जा रहा था तो इनको रास्ते में खलासी मिलता है, और वो रास्ते में इनसे पानी मांग लेता है। और उस टाइम पे ये मानते थे
कि ये छोटी कास्ट का है, अगर पानी दे दिया तो वापस पूरा लोटा धोना पड़ेगा। तो जो ब्राह्मण था वो कहता है कि मैं तुम्हें पानी नहीं दे सकता, क्योंकि अगर मैं पानी दूंगा तो फिर मुझे धोना पड़ेगा लोटा, और धोने के लिए मुझे बहुत दूर जाना पड़ेगा, तो इसलिए वो मना कर देता है। तो इस चीज पे खलासी थोड़ा सा गुस्सा होता है और कहता है कि जितने भी नखरे हैं आपके वो हमारे सामने ही निकलते हैं। उधर जब ब्रिटिशर्स के साथ आप जब काम करने जाते हो तो वहां पे आप बड़ी आसानी से अपना धर्म जो है उसको भ्रष्ट कर लेते हो। वहां पे जाके गाय और सुअर की जो चर्बी वाली गोलियां होती हैं उसको मुंह में बड़े आराम से डाल के आप चलाते हो, तब आपका धर्म कहां चला जाता है। अब ब्राह्मण जो था ये लाइनें सुन के बहुत टेंशन में आ जाता है। ये जो कार्ट्रेज थी, कार्ट्रेज मतलब गोली को ही मैं कार्ट्रेज बोल रहा हूं, तो ये जो कार्ट्रेज थी, ये दमदम जो जगह थी वहां पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी और खलासी भी इसी एरिया से था। तो उसका शक जो था वो और ज्यादा यकीन में बदल गया कि शायद खलासी जो है वो सही कह रहा है। अब ये सारी चीजें सुन के जो ब्राह्मण सिपाही था वो अपनी बटालियन के पास पहुंचता है और अपने सैनिकों के ग्रुप में बताता है कि ये जो मुंह से काट काट के आप गोली चला रहे हो ये गाय और सुअर की चर्बी से बनी है। अब ये लाइन सुन के हिंदू और मुस्लिम जो दोनों थे वो बहुत ज्यादा परेशानी में आ जाते हैं, क्योंकि ये चीज ऐसी थी कि जो इनकी धर्म की मान्यताएं थी वो तो खराब होती होती, उसके साथ साथ जो सोसाइटी है, जो लोकेलिटी जहां ये रहते हैं वहां से भी इनको निकाल दिया जाएगा। इसलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये चीज हम कर नहीं सकते और इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो इनकी जो रेजिमेंट थी वो 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ये कलकत्ता से करीब 24 किलोमीटर की दूरी पे बराकपुर के कैंटोनमेंट में थी। अब इसके बाद ये लोग अपने ऑफिसर्स के पास जाके बहुत ज्यादा हल्ला करते हैं। उस टाइम के इनके कमांडिंग जनरल जो थे हेयर से, वो ऊपर लेटर भेज देते हैं कि यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी खराब हो रही है। तो उसके बाद जितने भी अंग्रेज ऑफिसर थे ये मीटिंग करके ये डिसाइड करते हैं कि जितने भी सिपाही हैं ये गुस्से में, तो इनका अगर गुस्सा शांत करना है तो इसमें एक चीज की जा सकती है कि इनको कार्ट्रिज जो है वो इनको डायरेक्ट दे देते हैं, ये खुद ग्रीस लगाएंगे तो इनको शक नहीं होगा और चीजें आराम से हैंडल हो जाएंगी। और फिर 27 जनवरी 1857 को इस चीज को पूरी रेजिमेंट के अंदर लागू कर दिया जाता है। लेकिन सिपाहियों को इसमें भी डाउट था कि जरूर कुछ ना कुछ इसमें साजिश है गोरों की। इसके बाद इन लोगों को ट्रेनिंग भी दी जाती है कि कैसे ग्रीस लगानी है और किस तरीके से यूज करना है। लेकिन उसके बाद भी ये जो सिपाही थे ये मानते नहीं है। वो कहते हैं कि ये जो कार्ट्रिज के ऊपर कागज लगा हुआ है ये भी अलग तरीके से शाइन कर रहा है, और कुछ लोगों ने उसको जला के भी देखा और ये कहा कि इसमें स्मेल आ रही है। तो उनका शक था कि अभी भी इसमें ये जो कागज है इसमें भी ये चर्बी मिला के दे रहे हैं। और जब ये सारी चीजें होने लगी तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि एक काम आप ये कर सकते हैं कि इसको आप हाथ से तोड़ लीजिए, मुंह से मत तोड़िए। तो उसके बाद भी लोग कहते हैं कि हमारी आदत नहीं है तो हम इसको छू नहीं सकते। एक्चुअली जो सिपाही थे उनको अंग्रेजों के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उनको ऐसा लग रहा था कि ऑलरेडी हम लोगों को कन्वर्ट करने के पीछे लगे हुए इतने सालों से, और अगर हम इनकी बात मान भी ले तो भी हमें समाज से निकाल दिया जाएगा। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि इसके खिलाफ हम लोग आवाज उठाएंगे ही। अब इसके बाद डेट आती है 29 मार्च 1857 और लेफ्टिनेंट बॉग जो थे वो 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो थी उसकी तरफ काम से जा रहे थे। लेकिन वहां पे क्या होता है कि सेम जो इन्फेंट्री थी उसमें एक अकेला सिपाही जिसका नाम मंगल पांडे था वो लेफ्ट राइट मार्च कर रहा था और अपने साथियों से कह रहा था कि आगे आओ, ये तुम्हारे धर्म की बात है और अभी नहीं अगर जगोगे तो कभी नहीं जगोगे। तो उस टाइम पे कोई भी इनके साथ आता नहीं है। तो उसके बाद मंगल पांडे कहते हैं कि अब अगर कोई भी अंग्रेज मुझे दिख गया तो उसको मैं तुरंत गोली मार दूंगा। और उसी टाइम पे लेफ्टिनेंट बॉग जो थे वो इसी तरफ आ रहे थे। मंगल पांडे की नजर जैसी लेफ्टिनेंट बॉग पे पड़ती है वो तुरंत गोली चला देते हैं। गोली जाके उनके घोड़े को लग जाती है और लेफ्टिनेंट बॉग जो थे वो नीचे गिर जाते हैं। गिरने के बाद लेफ्टिनेंट बॉग भी मंगल पांडे के ऊपर गोली चला देते हैं और फिर मंगल पांडे तलवार निकालते हैं और गले और हाथ दोनों पे तलवार चला देते हैं। फिर उसके बाद और भी ऑफिसर्स आसपास आ जाते हैं। वो बाकी जो बटालियन थी, जो इंडियन सिपाही थे, उनको कहते हैं कि जाके मंगल पांडे को पकड़ो, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ता है। उसके बाद वो धमकी देते हैं कि अगर कोई आगे नहीं बढ़ा और जाके मंगल पांडे को नहीं पकड़ा तो वो उस पर गोली चला देंगे। उसी टाइम पे मंगल पांडे को जैसे ही लगता है कि वो पकड़े जाने वाले हैं वो अपने ऊपर भी गोली चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जो गोली थी वो मिस हो जाती है। और फिर सिपाही जो थे वो मंगल पांडे को पकड़ लेते हैं। पहले उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है और फिर उसके बाद उनको जेल ले जाया जाता है। और फिर आगे चल के 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा सुना दी जाती है। मंगल पांडे इंडिया के पहले शहीद थे जिन्होंने अंग्रेजों पर अकेले अटैक कर दिया था। लेकिन ब्रिटिशर इसको अटैक नहीं मानते। वो कहते हैं कि मंगल पांडे नाम का एक सिपाही था, उसने भांग ज्यादा खा ली थी इसलिए ऐसा किया। और क्योंकि जो इंडियन सिपाही थे उन्होंने जो अंग्रेज थे उनके ऑर्डर नहीं माने थे मंगल पांडे को पकड़ने के लिए, तो ये जो सिपाही थे पूरी बटालियन जो थी इसके ऊपर भी केस चलता है। पूरी की पूरी 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो थी उसको ही हटा दिया जाता है। देखिए मंगल पांडे की तरह और भी बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने इंडिया की फ्रीडम के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की। जैसे सुभाष चंद्र बोस की आईएनए का कंट्रीब्यूशन इस स्ट्रगल में काफी बड़ा रहा है। मैं आपको कुको एफएम पे अवेलेबल एक बहुत ही अच्छी ऑडियो बुक सजेस्ट करना चाहूंगा जिसको सुन के आप सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में काफी कुछ जान पाओगे। ये ऑडियो बुक है आजाद हिंद सरकार, ड्रीम ऑफ अ वॉरियर। ऑडियो बुक में बताया गया है कि इंडिपेंडेंस से पहले भी इंडिया से कई हजार मीलों दूर कैसे सरकार ने खुद की आर्मी, बैंक और गवर्नमेंट बनाई थी। ऑडियो बुक्स को आप कभी भी कुछ लेजरली एक्टिविटीज जैसे कुकिंग, ट्रैवलिंग, गार्डनिंग ये सब करते हुए सुन सकते हैं। और ये ऑडियो बुक सुनने की हॉबी आपका स्क्रीन टाइम कम करने में भी हेल्प करती है। कुको एफएम इंडिया का सबसे बड़ा ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां क्राइम, थ्रिलर, बायोग्राफी जैसी कई जॉनरा की ऑडियो बुक्स और ऑडियो शोज अवेलेबल हैं। मेरा एक्सक्लूसिव कूपन कोड NR50 यूज करके आप कुको एफएम का फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन 50% डिस्काउंट में एंजॉय कर सकते हैं।
यानी कि 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स सिर्फ 49 रुपीज में। टू डाउनलोड, शेयरिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अभी जाके डाउनलोड करें। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। और जब ऐसा होता है और ये जो आर्मी के लोग थे अपने अपने स्टेट्स में पहुंचते हैं और ये सारी कहानी बताते हैं, तो पूरे इंडिया में इसका इंपैक्ट पड़ता है। और धीरे धीरे जो कार्ट्रिज वाली कहानी थी, हर तरफ इसके बारे में बात होने लगती है। इसके बाद अप्रैल में अंबाला में भी सिपाहियों ने कार्ट्रिज को यूज करने से मना कर दिया था। फिर कुछ दिन बाद लखनऊ की जो रेजिमेंट थी उसने भी सेम चीज कही कि वो कार्ट्रिज यूज नहीं करेंगे और धमकी भी दी, अगर हमको मजबूर किया गया तो जो भी ऑफिसर्स हैं उनको हम मार देंगे। और जब लखनऊ की रेजिमेंट ने ऐसी धमकी दी तो अवध का चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस जो था उसने पूरी की पूरी फोर्स बुला ली थी और कुछ लोग भाग गए थे और कुछ लोगों ने हथियार डाल दिए थे। तो जैसे तैसे लखनऊ की जो सिचुएशन थी वो कंट्रोल में आई थी, लेकिन सिचुएशन डे बाय डे खराब होने लगी थी। और इसी बीच में एक अफवाह फैला दी जाती है कि अंग्रेज जो हैं वो गाय की हड्डी को पीस के वो आटे में मिला दे रहे हैं और कुएं में डाल दे रहे हैं। तो फिर लोगों को जो फ्री का आटा मिलता था अंग्रेजों की तरफ से वो भी उन्होंने यूज करना छोड़ दिया था। अब इसके कुछ दिन बाद 24 अप्रैल 1857 को मेरठ में ब्रिटिश ऑफिसर जॉर्ज करमाइकल अपनी 90 सिपाहियों की बंगाल लाइट रेजिमेंट जो थी उनको ये जो नए कार्ट्रिज आए थे उनको ड्रिल करवा रहे थे। लेकिन 90 में से 85 सिपाही जो थे उन्होंने इसको यूज करने से मना कर दिया क्योंकि उन तक भी खबर पहुंच चुकी थी। अभी जो सिचुएशन थी इसको देख के ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे थे। तो इसके सॉल्यूशन के लिए इन्होंने क्या किया, ये जो लोग थे जो मना कर रहे थे कि हम कार्ट्रिज नहीं यूज करेंगे, भरे ग्राउंड में इनको बुलाया गया, इनका कोर्ट मार्शल किया गया। कई सारे इंडियंस, अंग्रेज और इनके दोस्त वगैरह सब वहां पे थे। सबके सामने पीछे से इनकी शर्ट फाड़ी जाती है, हथियार छीने जाते हैं और उनको 10-10 साल की सजा सुना के जेल में बंद कर दिया जाता है। अब ये सारी चीजें इनके जो साथी थे वहीं पे खड़े होकर देख रहे थे और उनको भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अंग्रेज ये जो पूरा इवेंट इन्होंने कराया था इसको ऐसे दिखा रहे थे, एक मिसाल की तरह इसको दिखा रहे थे ताकि दोबारा ऐसा ना हो। लेकिन यहीं से इनसे एक गलती हो गई थी क्योंकि यहां पे सारी लिमिट क्रॉस हो गई थी। अगले दिन 10 मई 1857 को संडे था और ज्यादातर अंग्रेज जो होते हैं इस टाइम पे चर्च में थे। तो ये जो सिपाही थे जिनको बंद किया गया था, इनके दोस्त क्या करते हैं, जेल के अंदर घुस जाते हैं। इन 85 सोल्जर्स जो थे इनको छुड़वाते हैं। इनके साथ साथ बाकी जो इंडियन कैदी वगैरह थे, चोर उचक्के थे, वो भी छूट जाते हैं। पूरे के पूरे जेल में आग लगा देते हैं। जो भी अंग्रेज ऑफिसर वहां पे था उनके गले काट देते हैं। बहुत ज्यादा मारकाट होती है और जितना भी गोला बारूद था वो सारा कुछ उठाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। अब यहां से ये सारी चीजें ये लोग कर तो आए थे, लेकिन इनको पता था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इनको छोड़ेंगे नहीं। इसलिए लोग जेल से निकलने के बाद तुरंत प्लान बनाते हैं दिल्ली की तरफ जाने का। रात में ये लोग निकल जाते हैं और अगले दिन यानी 11 मई 1857 को मॉर्निंग में ये लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं। अब दिल्ली जब पहुंचते हैं वहां पे ऑलरेडी इंडियन सिपाही थे, वहां उनकी ड्यूटी लगी हुई थी। ये लोग उनको वहां पे सारी चीजें बताते हैं और बताते हैं कैसे इन्होंने मारकाट मचाई। तो जो दिल्ली के सिपाही थे वो भी इनको ज्वाइन कर लेते हैं और फिर वहां से ये लोग प्लानिंग बना के दिल्ली के जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनके ऊपर भी अटैक कर देते हैं और दिल्ली के अंदर अंग्रेजों को बहुत ज्यादा मारा काटा जाता है। द ग्रेट मैगजीन एक जगह थी, वहां पे सारे हथियार और सारे बारूद वगैरह रखे हुए थे, वो सारी चीजें लूट ली जाती है। ये जितने अंग्रेज ऑफिसर थे इनको दिल्ली छोड़ के तुरंत भागना पड़ता है और इस पर्टिकुलर टाइम पे दिल्ली के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिपाही जो क्रांतिकारी थे उनका कंट्रोल था। अब ये सारी चीज करने के बाद ये लोग तुरंत लाल किला पहुंचते हैं। वहां पे जाके ये बहादुर शाह जफर से मिलते हैं। उनकी एज बहुत ज्यादा हो गई थी, 82 ईयर्स के थे वो। उनसे जाके मिलते हैं और कहते हैं कि आप हमारे लीडर बनिए। तो पहले तो बहादुर शाह जो थे वो क्रांतिकारियों के भरोसे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े होने से एकदम साफ मना कर देते हैं, लेकिन सिपाही इनको फोर्स करते हैं और शहंशाह हिंदुस्तान बनाने का सपना भी दिखाते हैं कि दोबारा से मुगल सल्तनत का परचम लहरेगा। ये सारी चीजें बताते हैं। तो ये सब सुन के बहादुर शाह जफर जो थे वो हाँ कर देते हैं। जैसे ही हाँ होती है, बहादुर शाह इंडिया के बाकी जो रूलर थे उनको लेटर लिखते हैं। उस लेटर में बेसिकली यही लिखते हैं कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने का टाइम आ गया है और सबको एकजुट होना पड़ेगा। और यही कुछ रीजन है जिसकी वजह से सिपाही जो थे वो बहादुर शाह को बहुत ज्यादा फोर्स कर रहे थे अपना लीडर बनाने के लिए। एक तो जितने भी बाकी स्टेट्स के राजा थे उनको यूनाइट कर देते। दूसरा, बहादुर शाह के लीडर बनने के बाद ये पूरी जो लड़ाई थी इसका नेचर चेंज हो जाता है। इसको छोटा मोटा रिवॉल्ट कहा जा रहा था पहले, और जैसे ही लीडर बनते हैं ये लड़ाई जो थी एक वॉर में बदल जाती है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। और यही सारे रीजन थे कि जितने भी सिपाही थे वो बहादुर शाह के पीछे पड़े हुए थे। वरना बहादुर शाह जो ऑर्डर वगैरह देते थे वो ये लेते नहीं थे, उनको बस नाम का लीडर बना दिया था। एक्चुअल जो कमान संभाली थी वो सूबेदार बख्त खान ने संभाली थी। ये ब्रिटिश आर्मी में 40 साल से थे और दिल्ली के अंदर ये जो लड़ाई चल रही थी इसको सुन के बरेली से दिल्ली पहुंच जाते हैं और पूरी कमान संभालते हैं। अब ये सारी चीजें तो हो जाती हैं। इसके बाद एक वीक तक सब कुछ शांत रहता है। पहले ट्विटर वगैरह नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, तो खबर जाने में टाइम लगता था। तो एक हफ्ते तक तो सारी चीजें शांत पड़ी रहती हैं, लेकिन फिर इसके बाद असली गेम शुरू होता है। दिल्ली में जो ये सारा इंसिडेंट हुआ था इसकी खबरें इंडिया के बाकी हिस्सों में भी पहुंचती हैं। तो लोगों को लगता है कि ब्रिटिशर्स इतने भी स्ट्रांग नहीं है, इनको हराया जा सकता है। और जगह जगह पे रिवॉल्ट के जो किस्से थे वो सुनाई आने लगते हैं। अब ये जो मैं कह रहा हूं कि जगह जगह पे रिवॉल्ट हो रहे थे, इनका मतलब क्या था? देखिए, रिवॉल्ट करने का मतलब पहली चीज तो सिपाहियों के साथ साथ आम जनता जो थी वो भी इस रिवॉल्ट में थी। मतलब कि आम जनता जो थी वो अंग्रेजों के जो ऑफिसेस थे, कुछ उनकी बिल्डिंगें थी, उनमें आग लगा देते थे। अंग्रेज अगर कहीं जा रहा है उसके ऊपर अटैक कर देते थे। तो इस तरीके से किस्से जगह जगह पे सुनाई आने लगे थे। तो सिपाही और जनता जो थी वो अलग अलग जगह पे इस तरीके की चीजें कर रही थी। और इनके साथ साथ आगे चल के जो राजा थे, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के चक्कर में पेंशन पे जी रहे थे, वो भी इसको ज्वाइन करते हैं। 13 मई 1857 को फिरोजपुर में छोटी सी मारपीट होती है। फिर अगले दिन 14 मई 1857 को मुजफ्फरपुर में इंसिडेंट होता है। उसके बाद कुछ दिन शांति रहती है। फिर 21 मई 1857 को नौशेरा के
अंदर लड़ाई होती है और फिर यूपी के अंदर जगह जगह पे इटावा, मैनपुरी, अलग अलग जगह पे लड़ाइयां होने लगती हैं। ये यहाँ इतनी जगह पे जो मेन फोकस था इस पूरे रिवॉल्ट का ये चल रहा था। इंडिया का जो साउथ और नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया था वहां पे ये जो रिवॉल्ट था वो नहीं हो रहा था, उसका बहुत कम असर था। अब इसके बाद ब्रिटिशर्स को समझ में आ रहा था कि ये अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, तो वो तुरंत हरकत में आते हैं और यूके के अंदर से रीएनफोर्समेंट मंगाते हैं 2000 सिपाहियों की। अंग्रेज जो थे वो ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकोलसन को इन सब चीजों से निपटने का जिम्मा देते हैं। सबसे पहले ये यूपी को टारगेट करते हैं और उसके बाद इनको जिम्मा दिया जाता है कि दिल्ली के अंदर ये सब चीजों की जड़ बैठी हुई है, दिल्ली के अंदर जाओ और इस चीजों को खत्म करो। ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकोलसन जो थे वो फौज लेकर दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं। तो 25 अगस्त 1857 को रास्ते में नजफगढ़ पड़ता है। यहाँ क्रांतिकारियों की अंग्रेजों से काफी देर तक लड़ाई होती है और अंग्रेज इसमें जीत भी जाते हैं। इसके बाद ये लोग कश्मीरी गेट पे पहुंचते हैं। यहाँ पे जो ब्रिगेडियर जनरल थे जॉन निकोलसन, उनको गोली मार दी जाती है। फिर उनके जो जूनियर थे विलियम हॉटन, वो मोर्चा संभालते हैं। दिल्ली में पहुंचने के बाद ब्रिटिशर जो थे वो बहादुर शाह के दोनों बेटे और एक पोते को मार देते हैं और 21 सितंबर 1857 को दोबारा से दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लेते हैं और बहादुर शाह जफर जो थे उनको लाइफ टाइम सजा सुना दी जाती है। उनकी जो वाइफ थी जीनत महल, उनके साथ उनको रंगून की जेल में भेज दिया जाता है। जब इधर ये सारी चीजें हो रही थी तो सेम टाइम पे झांसी जो था वहां पे अंग्रेजों का कंट्रोल था और रानी लक्ष्मीबाई जो थी उनको पेंशन दी जा रही थी, उनका कंट्रोल नहीं था। तो इसी टाइम पे कुछ इंडियन क्रांतिकारी क्या करते हैं, झांसी का जो किला था उस पर कब्जा कर लेते हैं और खजाने पे कंट्रोल ले लेते हैं। काफी नेगोशिएशन के बाद क्रांतिकारी जो थे वो अंग्रेजों से कहते हैं कि हथियार आप लोग डाल दो, रिटेलिएट मत करो, हम आपको और आपकी फैमिली जो है उसको मारेंगे नहीं बल्कि छोड़ देंगे। लेकिन जैसे ही अंग्रेज हथियार डालते हैं क्रांतिकारी अपना प्रॉमिस तोड़ देते हैं और करीब 40 से 60 अंग्रेज जो थे उनको और उनकी फैमिली को मार डालते हैं। अब इसके बाद जून 1857 को ये जो क्रांतिकारी थे जिन्होंने किले और खजाने पे कब्जा किया था ये सब लेके वहां से भाग जाते हैं। तो बेसिकली उस पर्टिकुलर टाइम पे झांसी को कोई भी रूल नहीं कर रहा था। तो 2 जुलाई 1857 को रानी लक्ष्मीबाई मेजर अर्स्काइन से कहती हैं कि यहाँ कोई भी नहीं है तो झांसी मैं संभाल लेती हूँ। और ब्रिटिशर जो थे वो मान जाते हैं, लेकिन झांसी की रानी जो थी वो इस मौके पे क्या करती हैं, किले वगैरह पे पूरी तरीके से कंट्रोल ले लेती हैं और अपने लोगों को तैनात कर देती हैं। और जब 23 मार्च 1858 को ब्रिटिशर्स पहुंचते हैं तो रानी लक्ष्मीबाई उन पे अटैक कर देती हैं उल्टा। तात्या तोपे, जिनको बचपन से रानी लक्ष्मीबाई जानती थी, उन्होंने भी रानी लक्ष्मीबाई के सपोर्ट में आर्मी भेजी। लेकिन क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास काफी एडवांस हथियार थे तो उनका मुकाबला करना मुश्किल था और आधी रात में ही ब्रिटिशर्स किले के अंदर घुस जाते हैं और आधी रात को झांसी की रानी को वहां से अपने बेटे दामोदर और घोड़े बादल को लेके भागना पड़ता है। कुछ सिपाही भी थे जो रानी लक्ष्मीबाई के साथ निकलते हैं, ये नाम थे उनके। और ये वो जगह है जहां से रानी लक्ष्मीबाई ने घोड़े पे सवार होकर छलांग लगाई थी। अब यहां से निकल के मई 1858 को लक्ष्मीबाई कालपी पहुंचती हैं, लेकिन यहां भी ब्रिटिशर्स 22 मई 1858 को अटैक कर देते हैं, लक्ष्मीबाई को हरा देते हैं। तो यहां से भी रानी लक्ष्मीबाई तात्या तोपे, द नवाब ऑफ बांदा और राव साहब के साथ ग्वालियर चली जाती हैं। लेकिन 17 जून 1858 को वहां भी ब्रिटिशर्स अटैक कर देते हैं, जिसमें 5000 से ज्यादा क्रांतिकारियों की जान चली जाती है और रानी लक्ष्मीबाई भी शहीद हो जाती हैं। रानी लक्ष्मीबाई इस तरीके से लड़ी थी ब्रिटिशर्स के साथ कि कई ऐसे ब्रिटिशर्स खुद तारीफ करते थे उनकी। अब यहां से धीरे धीरे करके ब्रिटिशर्स फैजाबाद, बरेली, बागपत, हर जगह जितने भी क्रांतिकारी थे उनको या तो ये मार देते थे या लालच देते थे या फिर कब्जा करके उस इलाके को अपने कंट्रोल में ले लेते थे। ये जो पूरा 1857 का रिवॉल्ट था जिसमें ब्रिटिशर्स बैकफुट पे आए थे, इसमें हारने के मेन रीजन यही थे कि एक तो कोई प्रॉपर लीडरशिप नहीं थी, दूसरा सब अलग अलग लड़ाइयां लड़ रहे थे, उनमें से कोई साथ में नहीं था, कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं था और कई स्टेट्स के राजा ने अपने फायदे के लिए अंग्रेजों को सपोर्ट भी किया। उन्होंने अपने फायदे से मतलब रखा, लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं किया। ये वो स्टेट्स के राजा थे जो लड़ाई से दूर रहे। अब जब ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं तो ब्रिटिश गवर्नमेंट हरकत में आती है। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको यूके में बैठ के कई सारे शेयर होल्डर्स जो थे, जिनको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोला जाता था, वो कंट्रोल करते थे, सारा का सारा जो जिम्मा था या फिर जो सारा ब्लेम गेम था ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर डाल देती है और खुद कंट्रोल ले लेती है इंडिया के ऊपर। 2 अगस्त 1858 को ब्रिटिश गवर्नमेंट यूके की पार्लियामेंट के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 लेके आती है और इस दिन से ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया से बाहर चली जाती है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया को कंट्रोल करती है, जिसको ब्रिटिश राज भी बोला जाता है। अभी जो अंग्रेज थे इन्होंने ये रिवॉल्ट जो था वो रोक तो दिया था, लेकिन इस रिवॉल्ट ने ब्रिटिशर्स को हिला के रख दिया था। तो दोबारा से ऐसा ना हो और इंडियंस का जो गुस्सा है उनको खुश करने के लिए कई सारे लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव और कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह में कई सारे पॉजिटिव चेंजेस लाए गए और ऐसे रूल जो ब्रिटिशर्स को फेवर करते थे उनको हल्का किया गया। जैसे कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वगैरह था, इस सबको खत्म कर दिया जाता है। लैंड वगैरह जो थे उसमें भी पॉजिटिव रिफॉर्म्स किए जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी जो इंडियंस थे उनको यकीन नहीं था, उनका भरोसा उठ चुका था ब्रिटिश गवर्नमेंट से। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 के तहत ये जो रूल्स वगैरह लाए थे ब्रिटिशर्स, इंडियंस को इसके ऊपर यकीन हो जाए और वो इस चीज पे बिलीव करें कि वो उनके हक के लिए बात करेंगे, इक्वालिटी रखेंगे। इसके लिए 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग क्वीन विक्टोरिया की
प्रोक्लेमेशन फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अनाउंस करते हैं। इसका इतना मतलब था कि क्वीन खुद ये श्योरिटी देती हैं कि अब रिलीजियस भावनाओं को ध्यान में रखा जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और इंडिया के अंदर सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। हर एक चीज, कॉन्स्टिट्यूशन हो या कोई लॉ हो, फेयर तरीके से फॉलो होगा। अब ऑन पेपर पे तो ये सारी चीजें कर दी गई थी, लेकिन ग्राउंड पे ऐसा नहीं था। अंग्रेज जो थे, जो इंडिया के अंदर आते थे, वो इंडियंस को छोटा समझते थे। कोई भी अंग्रेज जो था वो इंडिया में आके रहना नहीं चाहता था। उनका बस इतना ही मतलब था कि इंडिया के अंदर आए वो और उनके रिसोर्सेज ले और यूके में ट्रांसफर कर दें। इसी टाइम पे एक और इशू चल रहा था जो आगे चल के काफी दिक्कत करता है। तो क्या हो रहा था कि ब्रिटिशर जो थे उन्होंने प्लांटर्स रखे हुए थे। ये एक पोस्ट बना के रखी हुई थी जिसमें यह था कि किसानों के लिए इनको अपॉइंट कर दिया जाता था। मतलब ये जो प्लांटर्स हैं ये बताएंगे कि किस चीज की फसल तैयार होगी। ये प्लांटर्स लिटरली एक लाठी रखते थे, अगर उनकी कोई बात नहीं मानता था तो लाठी से पिटाई होती थी उसकी। अब इंडिया के बाहर के मार्केट में क्या था कि ब्लू डाई, इंडिगो, जिससे कपड़े वगैरह कलर होते हैं, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी और इससे बहुत मोटा पैसा भी बनता था। तो ब्रिटिशर्स ने ये जो प्लांटर्स बैठाए हुए थे, ये किसानों को जबरदस्ती इंडिगो की खेती करवाते थे, प्रेशर बनाते थे इनसे। इन्होंने ऐसा रूल बना दिया था कि एक किसान के पास जितनी भी जमीन है उसका 25% एरिया पे इंडिगो की खेती करना कंपलसरी कर दिया था। लेकिन किसान जो थे वो इसकी खेती करना बिल्कुल नहीं चाहते थे। एक तो अंग्रेज जो थे वो सारा पैसा अपने पास रख लेते थे, तो जो किसान था उसके पास इतना कोई खास पैसे का बेनिफिट नहीं होता था। दूसरी चीज, इंडिगो की खेती करने से जो जमीन थी उसकी प्रोडक्टिविटी खराब होती थी और इंडिगो एक कैश क्रॉप थी, यानी कि इसको खाया नहीं जा सकता था। किसान गेहूं वगैरह पे ज्यादा फोकस करते थे ताकि भूखे ना मरे। अब ये जो चीज चल रही थी, इसको लेके फरवरी 1859 को वेस्ट बंगाल के नादिया डिस्ट्रिक्ट में कुछ किसान ग्रुप बना के ये जो सारी चीजें करवाई जा रही थी, जबरदस्ती इंडिगो की खेती करवाई जा रही थी, इसके लिए मना कर देते हैं। और ये जो पूरा ग्रुप बना के रिवोल्ट कर रहे थे, इसको लीड कर रहे थे दिगंबर बिश्वास और विष्णु बिश्वास। तो ये जो ग्रुप बना के एक छोटा सा रिवोल्ट करते हैं, इसका इंपैक्ट पड़ता है। ब्रिटिशर्स इनको काफी मारते पीटते हैं, लेकिन उसका कोई भी असर नहीं पड़ता है और थक हार के ब्रिटिशर थोड़े टाइम बाद इस रूल को हटा देते हैं, जिससे किसानों को थोड़ी सी रियायत मिल जाती है। अभी आगे जब गांधी जी की एंट्री होगी तब आपको ये समझ में आएगा कि ये स्टोरी मैंने अभी यहाँ पे क्यों बताई है। तो अभी आप थोड़ा सा वेट करिए। अब देखिए, इस टाइम तक अंग्रेजों ने क्या किया था कि अपने काम वगैरह में इंग्लिश में दिक्कत ना आए तो लोगों को इंग्लिश सिखाई, एजुकेशन वगैरह करवाई, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट जैसे रेलवे हो गया, टेलीग्राम हो गया, ये सब इंप्लीमेंट किया ताकि उनका काम ना रुके, वो और तेजी से आगे बढ़े। न्यूज़पेपर का जो सर्कुलेशन का जो प्रोसेस था उसको भी बहुत तेज किया। तो ये जो टाइम था, इस पर्टिकुलर टाइम पे जो लोगों का कम्युनिकेशन था बहुत ही फास्ट हो गया था। इस टाइम पे ऐसा नहीं था कि एक कोने में क्या हो रहा है दूसरे कोने वाले को पता नहीं रहता था। अगर कोई बात भी होती थी, कोई प्लानिंग करनी होती थी, लोग बहुत ही वेल कोऑर्डिनेटेड होके काम करना स्टार्ट कर देते थे। सेमिनार वगैरह करना हो तो बहुत आसानी रहती थी उनके लिए। और इस टाइम पे कई इंडियन मिडिल क्लास के जो लोग थे वो पढ़ने लिखने लगे थे, पढ़ाई की वजह से यूके वगैरह जाने लगे थे। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यूके के अंदर जो डेमोक्रेसी है, जो इक्वालिटी है, वो इंडिया से काफी अलग है। इंडिया के अंदर जो ब्रिटिशर्स थे वो छोटा समझते थे इंडियंस को। तो ये वो टाइम था जहां पे कई सारे इंडियन पढ़े लिखे लोगों ने इक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन, ये सारे जो मुद्दे थे इनकी बातें उठाना चालू करी। वरना इससे पहले तो इंडियंस को यही लगता था कि कोई ना कोई तो उन पे राज करेगा ही करेगा, वरना वो काम नहीं कर पाएंगे। और वो जो गरीब थे उसमें भी वो अपनी गलती मानते थे कि वो उनकी कोई गलती होगी इसलिए वो गरीब है। उनको ये नहीं पता था कि डेमोक्रेसी वगैरह भी नाम की कोई चीज होती है। इस टाइम पे इंडिया के अंदर जितने भी इंडियन लॉयर्स थे वो भी काफी स्किल्ड हो गए थे, वेल एजुकेटेड थे और उनको कानून भी पता था जो ब्रिटिशर्स वगैरह करते थे। इसलिए आप नोटिस करोगे जितने भी फ्रीडम फाइटर के लीडर थे, नेहरू जी हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, सारे के सारे लॉयर थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये वो टाइम था जहां पे पढ़े लिखे लोग जो ज्यादातर लॉयर थे वो आवाज उठाना चालू करते हैं और इक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन, इन सारे मुद्दों पे बात करते हैं और ब्रिटिशर्स को बोलते हैं कि हमें इक्वालिटी मिलनी चाहिए। और इन्होंने बहुत ही अलग रास्ता चुना था अपनी बात रखने का। इन्होंने बुक्स, न्यूज़पेपर, सेमिनार के थ्रू जो इनइक्वालिटी होती थी उसके लिए आवाज उठाई और कई सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाई जो ब्रिटिशर्स के सामने अपनी आवाज रख सके, जैसे पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, द मद्रास महाजन सभा, द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो ये सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी इस टाइम पे बनने लगी थी। लेकिन होता क्या था कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थी ये लोकल इशू में ही फंस के रह जाती थी। उस टाइम पे पूरे इंडिया की कोई नेशनल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी जो एकजुट होकर पूरे देश के लोगों की बात ब्रिटिशर्स के सामने रख सके। लेकिन जितने भी इंडियंस पढ़े लिखे लोग थे वो ऐसा चाहते थे कि इंडिया के अंदर नेशनल पार्टी बने। और ये जो सारी बातें हैं नेशनल पार्टी की हो गई, ब्रिटिशर्स को जो क्रिटिसाइज करना हो गया, ये सारी चीजें न्यूज वगैरह के थ्रू करते थे। और जब इन सारी चीजों की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो गई तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने ईयर 1878 में द वर्निकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878 ये लेके आए। इस एक्ट के थ्रू अंग्रेजों ने प्रेस की फ्रीडम पे कंट्रोल किया। इस एक्ट के आने के बाद न्यूज़पेपर के अंदर खुलेआम अंग्रेजों की जो बुराई होती थी उसके लिए बिल्कुल मनाही थी। और फिर धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने और चीजें टाइट करी। वो आर्म्स एक्ट लेके आए, एल्बर्ट बिल, ये सारे बिल लेके आए, जिससे लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, क्योंकि जितने भी लॉज थे, एक्ट थे जो लेके आ रहे थे, इसके थ्रू ब्रिटिशर जो थे वो आम जनता के जो राइट्स थे उनको कम कर रहे थे। तो इधर ये सारी चीजें चल रही थी। और इसी टाइम पे क्या होता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक एओ ह्यूम नाम का डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर था। इसकी उस टाइम के वाइसरॉय लॉर्ड लेटन से बात अच्छी नहीं बनती थी, दोनों एक दूसरे के एंटी थे। तो लॉर्ड लेटन ने क्या किया था कि एओ ह्यूम जो था उसका डिमोशन कर दिया था। अब इसकी वजह से एओ ह्यूम जो था वो बहुत गुस्से में था, लेकिन उसके बाद भी उसने रिजाइन नहीं किया था, वो वहीं पे काम करता रहता था। और रिटायरमेंट के बाद जैसे बाकी ऑफिसर यूके वापस चले जाते थे, एओ ह्यूम जो था वो वापस यूके नहीं गया, बल्कि उसने इंडिया में रहकर ही इंडिया की सिचुएशन सुधारने का जिम्मा लिया।
किया। इसने क्या किया कि ईयर 1883 में कैलकाटा यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट को एक ओपन लेटर भेजा, जिसमें इसने इंडिया के सभी बड़े लोगों को इनवाइट किया इंडिया के अंदर एक नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए, ताकि ब्रिटिशर्स के सामने इंडियंस अपनी बात रख सके। अब इंडियन जो थे उनको ये बात बहुत ज्यादा पसंद आती है और दिसंबर 1884 को एओ ह्यूम जो थे वो इंडिया के अलग अलग एरिया से टोटल 17 पॉलिटिकल लीडर जो थे उनके साथ एक मीटिंग सेटअप करवाते हैं और ये लोग डिसाइड करते हैं कि 28 दिसंबर 1885 को पुणे के अंदर और लोगों को जोड़ के एक कॉन्फ्रेंस करेंगे और वहां पे तभी के तभी नेशनल पार्टी बना देंगे और हाथों हाथ उसका जो नाम होगा वो भी अनाउंस कर देंगे। लेकिन पुणे के अंदर उस टाइम पे महामारी चल रही थी, तो लोकेशन को चेंज करके मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में ये कॉन्फ्रेंस कर दी जाती है। इस मीटिंग में ऑल ओवर इंडिया से 72 इंटेलेक्चुअल और एजुकेटेड लोग आते हैं, जिसमें 69 इंडियंस थे और एओ ह्यूम के साथ 2 और ब्रिटिशर्स आते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इस दिन 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी बन के अनाउंस कर दी जाती है। इसमें ये लोग कहते हैं कि ये जो कांग्रेस पार्टी है ये पीपीपी मॉडल यानी कि प्रेयर, प्रोटेस्ट और पेटिशन, इसका यूज करके कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के अपनी बात रखेगी और हर साल ईयर के लास्ट मंथ में यानी कि दिसंबर में अपना एक सेशन रखेगी जिसमें ये फिक्स करेंगे कि आगे किन मुद्दों पे बात करनी है। और ये सेशन ऑल ओवर इंडिया में होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही जगह पे होगा, कभी ईस्ट इंडिया में होगा, कभी नॉर्थ इंडिया में होगा, अलग अलग जगह पे होगा और जिस जगह पे ये सेशन होगा उसी जगह के नाम से उस सेशन का नाम पड़ जाएगा। मान लो सूरत में हो रहा है तो सूरत सेशन उसका नाम पड़ जाएगा। तो ऐसे कर करके इंडिया के अंदर हर साल सेशन होने लगे। इनफैक्ट आज की डेट में भी कांग्रेस पार्टी जो एनुअल सेशन रखती है वो दिसंबर में ही रखती है। और ये जो मीटिंग हुई थी इसमें एक चीज और डिसाइड हुई थी कि ये लोग हर सेशन में एक प्रेसिडेंट बनाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक प्रेसिडेंट होगा और हमेशा के लिए प्रेसिडेंट रहेगा, हर साल एक प्रेसिडेंट बनेगा और वो कौन बनेगा ये वोट से डिसाइड होगा, फिर अगले साल नया प्रेसिडेंट बनेगा। तो जब ये पार्टी बनी थी शुरू में जितने भी कांग्रेस के लीडर थे इनको मॉडरेट लीडर्स कहा गया, क्योंकि इनका मानना था कि ब्रिटिशर्स खराब लोग नहीं थे, बट एथनिसिटी का फर्क है, इसलिए इंडियंस की जो प्रॉब्लम है वो इनको समझ में नहीं आ रही है, इस वजह से गैप आ रहा है। एक बार अगर हम सही से इनको ये सारी चीजें समझाएंगे तो इनको ये समझ में आएंगी और जो हमारी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस के जो ये मॉडरेट लीडर्स थे इनका ये जो भ्रम था ये आगे जाके टूटता है, अभी आगे बताऊंगा मैं आपको। लेकिन इसमें एक और थ्योरी कही जाती है, जो मैंने अभी आपको चीज बताई, इसमें एक और थ्योरी है जिसमें यह कहा जाता है कि एओ ह्यूम जो थे इनको गलत हीरो बनाया जा रहा है और ये सारी चीज जो करी गई है अंग्रेजों की साजिश थी। लॉर्ड डफरिन ने एओ ह्यूम के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी बनवाई थी और वो इसलिए बनवाई थी क्योंकि अंग्रेजों को पता था कि इंडियंस अगर एकजुट हो गए, इनमें इतनी कैपेबिलिटी है कि अंग्रेजों को इंडिया से बाहर कर सकते हैं। इसलिए ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इससे पहले कि इंडिया खुद अपने हिसाब से कोई पॉलिटिकल बना के हमारे लिए दिक्कत क्रिएट करे, हम खुद ही अपने लोगों के साथ मिलवा के एक पार्टी बनवा देते हैं। और इसका फायदा यह होगा अंग्रेजों को कि अंग्रेजों को हर एक चीज पता चलती रहेगी, इंडिया के मन में क्या चल रहा है ये सारे आइडिया लगते रहेंगे। कोई भी पॉलिटिकल मूवमेंट स्टार्ट करने वाले होंगे तो वो पता चल जाएगा। मान लो कोई पॉलिटिकल मूवमेंट है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो उसको बीच में ही कोई छोटा मोटा लॉलीपॉप देके उसको शांत करा दिया जाएगा। और इस थ्योरी में ये भी कहा गया कि ब्रिटिशर चाहते तो ये जो नेशनल पार्टी बन रही थी इसको 2 मिनट में रुकवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लाला लाजपत राय ने आगे चल के ईयर 1916 में अपनी बुक में लिखा था कि ये जो कांग्रेस पार्टी बनाई गई थी ये एक सेफ्टी वॉल्व थी। एक्चुअली कुकर में जब प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो सीटी बजती है, तो उसके साइड में एक सेफ्टी वॉल्व होती है कि अगर सीटी ब्लॉक हो जाए तो उस सेफ्टी वॉल्व से प्रेशर रिलीज हो जाए। तो इसीलिए एओ ह्यूम ने ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी को बनाया था कि अगर इंडियंस का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाए तो ये जो कांग्रेस पार्टी बनाई गई थी ये एक सेफ्टी वॉल की तरह काम करेगी। विलियम वेडनबर्न जो एओ ह्यूम के साथ कांग्रेस के फाउंडिंग मेंबर थे और 2 बार 1889 और 1910 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बनते, तो इन्होंने ईयर 1913 में एक बुक लिखी थी जिसमें इन्होंने ये कहा था कि ब्रिटिशर्स ने जानबूझ के कांग्रेस पार्टी बनाई थी ताकि सिचुएशन उनके हिसाब से चले। अभी जो टाइम चल रहा था 1888 के आसपास का, इस टाइम पे गांधी जी जो थे वो 19 साल के थे और 4 सितंबर 1888 को गांधी जी इन सारी चीजों से दूर लंदन चले जाते हैं लॉ की पढ़ाई करने और इसके बाद 12 जनवरी 1891 को वो वापस आते हैं एज अ लॉयर बन के। वो मुंबई में जाते हैं, वहां पे लॉ प्रैक्टिस करते हैं और पिटीशन वगैरह फाइल वगैरह करते हैं, लेकिन उस टाइम पे इनको ज्यादा सक्सेस नहीं मिलती है। लेकिन ईयर 1893 में एक गुजराती बिजनेसमैन था जो कि साउथ अफ्रीका में बिजनेस करता था, तो वो गांधी जी को बुला लेता है कि आप आके हमारी जो लीगल टीम है उसको ज्वाइन कर लो। तो अप्रैल 1893 को गांधी जी समुद्र के रास्ते से साउथ अफ्रीका चले जाते हैं। वहां पे भी गोरे काले को लेकर बहुत डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, तो गांधी जी वहां पे भी जाके अपनी आवाज उठाते हैं, जिसका एक्सपीरियंस इंडिया में आगे चल के काम आता है। अभी आगे बताऊंगा मैं आपको। ये जो कांग्रेस पार्टी बनी थी इसमें गोपाल कृष्ण गोखले थे जो कि मॉडरेट लीडर थे कांग्रेस के। गांधी जी इनको अपना गुरु मानते थे और इन्हीं के हिसाब से चलते थे। अब यहां से गांधी जी तो साउथ अफ्रीका चले गए थे, लेकिन इंडिया के अंदर कांग्रेस पार्टी के जो मॉडरेट लीडर थे ये टाइम टू टाइम अपनी बात रखना चालू करते हैं, लेकिन कुछ भी होता नहीं है। अंग्रेज पे इस पे ज्यादा कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस के जो मॉडरेट लीडर्स थे ये जो राइट्स वगैरह लेने की बात कर रहे थे, उल्टा जो राइट्स थे ऑलरेडी
उनको भी नए नए एक्ट पास करके छीन लिया जा रहा था। और ईयर 1896 से 1900 के बीच में भूखमरी अलग से फैल जाती, जिसमें 90 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली जाती। अब ये सारी चीजें जो चल रही थी, यहां से कांग्रेस पार्टी के अंदर भी कुछ यंग लीडर्स थे, जैसे लाला लाजपत राय। ये कहने लगे कि ये जो कांग्रेस के लीडर कर रहे हैं, इससे अंग्रेजों के कान पे जू तक नहीं रेंग रही है, तो जो तरीका यूज किया जा रहा है ये एक फ्लॉप तरीका है। तो कांग्रेस के अंदर एक ऐसा ग्रुप भी बन गया था जो ये मॉडरेट लीडर्स जो तरीके अपना रहे थे उनसे खुश नहीं था। ये जो ग्रुप बना था, इनके लीडर्स को एक्सट्रीम लीडर कहा जाता था। ऐसा नहीं था कि ये गोली वगैरह चला रहे थे, बस इनका ये मानना था कि कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर जो हम ये सारी चीजें कर रहे हैं इससे कुछ होगा नहीं, थोड़ा एग्रेशन करना जरूरी है। तो ये जो टाइम था, यहां से कांग्रेस के अंदर दो ग्रुप्स हो गए थे, जिनको आपने सुना होगा, नरम दल और गरम दल। अभी जो नरम दल और गरम दल के बीच की जो जद्दोजहद चल रही थी कांग्रेस के अंदर, इसके कुछ ही दिन बाद ब्रिटिशर्स कुछ ऐसा स्टेप लेते हैं जिसकी वजह से पूरी कांग्रेस में उथल पुथल हो जाती है। होता क्या है कि ईयर 1903 में वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने देखा कि इंडियंस काफी एकजुट होकर आ रहे हैं, न्यूज में भी बहुत कुछ लिखा जा रहा है, तो इन्होंने डिवाइड एंड रूल का जो फॉर्मूला था उस पर्टिकुलर स्टेज से अप्लाई करना चालू किया। तो इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहा कि ये जो बंगाल है इसको दो पार्ट में कर दो, जो मुस्लिम वाला एरिया उसको एकदम अलग कर दो। अब इसके पीछे जो अंग्रेजों ने रीजन दिए थे पब्लिकली, उसमें ये कहा था कि गुड गवर्नेंस वगैरह ये सारे रीजन दिए थे, लेकिन एक्चुअल में इन्होंने हिंदू मुस्लिम में फूट डलवानी थी, इस वजह से डिसीजन लिया गया था। तो इधर ये प्रपोजल दिया जाता और इसके 2 साल बाद यानी कि 19 जुलाई 1905 को ये पार्टीशन का प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है कि अब बंगाल जो है इसको डिवाइड कर दिया जाएगा। और उस टाइम का बंगाल जो था वो बहुत बड़ा था, उसमें आज की डेट का बिहार, ओडिशा, आसाम ये सारा आता था और पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा थी। इस पर्टिकुलर टाइम पे जो हिंदू मुस्लिम फूट पड़ी थी उसका असर आज की डेट तक आपको दिखेगा। ये जो डिवाइड हुआ था इसमें बहुत सारे इशू थे, बंगाली ही बंगाल के अंदर माइनॉरिटी बन गए थे, तो लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। तो 19 जुलाई को बंगाल का ये जो डिवाइड है इसको अनाउंस किया जाता है, बंगाल के अंदर भीड़ और मीटिंग होना सब कुछ स्टार्ट हो जाता है। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और सारे लोग डिसाइड करते हैं कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं, अब इसका हमें जवाब देना होगा। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि जो अंग्रेजों की जान है ये प्रॉफिट में है और हम इसी पे ही अटैक करेंगे, इनके सामान को बॉयकॉट करेंगे, स्वदेशी प्रोडक्ट जो होंगे इंडिया के अंदर जो खुद इंडियंस बनाते हैं सिर्फ वही यूज करेंगे। और ये जो पूरा मूवमेंट स्टार्ट किया गया इसको नाम दिया गया स्वदेशी मूवमेंट। मेनली इसमें मैनचेस्टर से जो कपड़े आते थे उसको टारगेट किया गया था और इसके अगेंस्ट में जाके लोग गंगा जी के पास इकट्ठा होते हैं, वहां पे एक साथ नहाते हैं और निकलते टाइम ही वो लोग गाना गाते हैं, वंदे मातरम। ये सॉन्ग उसी दिन थीम सॉन्ग बन गया था इस मूवमेंट का। इसी टाइम पे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अमर सोनार बांग्ला ये लिखा था। अभी भी बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है वो यही है। और अभी भी जो आप देखते हो कि ये जो नेता वगैरह हैं, ये जो खादी वगैरह पहनते हैं, ये इसी स्वदेशी मूवमेंट का ही असर था जो आज की डेट तक चला आ रहा है। अब इधर सारी की सारी जो भीड़ थी वो अपना विरोध जता रही थी, स्वदेशी मूवमेंट कर रही थी, लेकिन 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल के 2 टुकड़े हो जाते हैं। अब इसके 1 से 1.5 महीने के बाद दिसंबर में कांग्रेस का सेशन होता है, जैसे हर साल होता था। अब इस सेशन में बिल्कुल क्लियर था कि ये जो बंगाल का डिवीजन हुआ है इसी के बारे में बात होनी थी और इसी का आगे का रोड मैप क्या होगा उस पे बात होनी थी। और इस सेशन में जो प्रेसिडेंट बनते हैं वो मॉडरेट लीडर गोपाल कृष्ण गोखले बनते हैं। तो जब ये सेशन स्टार्ट होता है तो पहले तो कड़े शब्दों में निंदा की जाती है कि जो बंगाल को जो डिवाइड किया गया ये सारी चीजें गलत की गई हैं। और फिर ये डिसाइड होता है कि इसके खिलाफ हम पिटीशन डालेंगे और ये जो बंगाल की डिवाइड का मुद्दा है इसको बंगाल के अंदर हम कोने कोने में ले जाएंगे। लेकिन इस चीज को सुन के कांग्रेस का जो दूसरा ग्रुप था, जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, जिनमें लाला लाजपत राय, अरविंदो घोष जैसे नेता थे, ये कहते हैं कि ये जो पिटीशन वगैरह डालने से कुछ नहीं होगा, मुद्दे में हमें अग्रेशन दिखाना होगा और हड़ताल बंद वगैरह जो हम करेंगे ये सिर्फ बंगाल के अंदर नहीं बल्कि हमें पूरे इंडिया के अंदर इन मुद्दों को उठाना पड़ेगा। लेकिन उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे वो मॉडरेट लीडर थे, तो इस चीज को मना कर दिया जाता है। अब यहां से पहली बार था जब कांग्रेस के अंदर फूट पड़ना स्टार्ट हो जाती है और इसी के साथ जो ब्रिटिशर्स थे वो बैक टू बैक ट्राई कर रहे थे कि कैसे भी करके हिंदू मुस्लिम में डिवाइड बना रहे। तो वो क्या करते हैं कि अगले साल अक्टूबर 1906 में 35 इंडियन मुस्लिम्स और उनके एक लीडर आगा खान को, जो अंग्रेज थे, वो शिमला बुलाते हैं, वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो के साथ मीटिंग करवाते हैं। ये जो मीटिंग होती है इसमें मुस्लिम्स के जो राइट्स होते हैं उनकी बात होती है और मुस्लिम्स कहते हैं कि हमारे जो इलेक्टरेट्स हैं ये भी अलग होने चाहिए ताकि मुस्लिम्स लोग जो हैं वो भी गवर्नमेंट में शामिल हो सकें। मीटिंग के अंदर जो वाइसरॉय थे वो मुस्लिम्स को कहते हैं कि ये सारी चीजें होंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप एक अलग से पार्टी बना लीजिए ताकि मुस्लिम्स के हक के लिए अलग से बात उठाई जा सके। और अंग्रेजों की जो ट्रिक थी ये काफी अच्छे से काम करती है। दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीडर्स ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल एनुअल कॉन्फ्रेंस करते हैं और वहां पे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नाम से एक पार्टी बना देते हैं और पहले प्रेसिडेंट इसके बनते हैं आगा खान। सेम मंथ यानी कि दिसंबर 1906 में कांग्रेस का फिर से सेशन होता है और इस बार जो सेशन होता है कांग्रेस का उसमें मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो भी कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं और मॉडरेट लीडर्स जो थे उनके साथ मिलकर काम करते हैं। अब अगले साल यानी कि ईयर 1907 में कांग्रेस का सेशन होना था। इस बार कांग्रेस के जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे वो सोच रहे थे कि उनके ग्रुप का कोई बंदा प्रेसिडेंट बनेगा, तो ये लोग थोड़ा अपने हिसाब से चीजें बनाएंगे। लेकिन होता क्या है कि जो मॉडरेट लीडर्स थे वो जानबूझ के ईयर 1907 का जो सेशन था वो सूरत में रख देते हैं। अब कांग्रेस के रूल के हिसाब से ये था कि जिस सिटी के अंदर सेशन होगा
उस सिटी का जो लीडर होगा उस पर्टिकुलर साल पे प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है। और क्योंकि अगर सूरत में सेशन होता तो मॉडरेट्स जो थे उनके प्रेसिडेंट बनने के चांसेस ज्यादा होते, इसलिए सूरत में रख दिया जाता है और फिर इसके बाद वोटिंग होती है और मॉडरेट्स का जो ग्रुप था उनका ही लीडर बनता है। अब यहां से कांग्रेस के जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे वो गुस्सा हो जाते हैं और बात इतनी बढ़ जाती है कि उसी सेशन के बीच में दोनों ग्रुप एक दूसरे के ऊपर टेबल चेयर फेंकते हैं और एक दूसरे को जूता फेंक के मारते हैं और उसी पर्टिकुलर टाइम पे पुलिस को भी बुलाना पड़ जाता है। और ये बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि यहां से ये जो दो ग्रुप थे स्प्लिट हो जाते हैं। अब इधर ये सारी चीजें होने के बाद ईयर आता है 1909। इसमें हिंदू मुस्लिम डिफरेंस को और बढ़ाने के लिए वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो सेक्रेटरी जॉन मॉर्ले के साथ मिलकर इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 लेके आते हैं, जिसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। इसमें सेपरेट इलेक्टरेट्स के थ्रू मुस्लिम्स की सीट्स रिजर्व कर दी गई और जिन जिन कॉन्स्टिट्यूएंसी को मुस्लिम्स के लिए रिजर्व किया गया था वहां के कैंडिडेट जो होंगे वो भी मुस्लिम होंगे और वहां जो वोट डालेंगे वो भी केवल मुस्लिम्स ही डालेंगे। अब इससे मुस्लिम्स तो बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, लेकिन इसके आने वाले 2 साल में फॉरेन बॉयकॉट जो था, स्वदेशी मूवमेंट, स्वराज, इन सब की जो मांगे चल रही थी उससे ब्रिटिशर्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ गया था और ईयर 1911 में बंगाल का जो पार्टीशन किया गया था उसको वापस कर लेते हैं ब्रिटिशर्स, क्योंकि ब्रिटिशर्स को डर लग गया था कि अगर वापस नहीं करेंगे तो ईयर 1857 जैसे रिवोल्ट जो है वैसी सिचुएशन हो सकती है। इस डिसीजन से मुस्लिम लीग जो था बहुत ज्यादा नाराज हो गया था और उनका भी भरोसा जो था वो ब्रिटिशर्स से उड़ गया था। अब इसके बाद ईयर 1913 में मुस्लिम लीग के जो लोग थे वो जिन्ना के ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि वो जाके मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लें। तो जिन्ना क्या करते हैं कि कांग्रेस से तो वो रिजाइन नहीं करते हैं, इसके साथ साथ मुस्लिम लीग भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो एक तरह से वो दोनों पार्टी में एक ही टाइम पे एक्टिव मेंबर रहते हैं। लेकिन इस चीज का एक फायदा होता है क्योंकि दिसंबर 1916 को लखनऊ के अंदर जिन्ना क्या करते हैं, दोनों पार्टी कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो थी और कांग्रेस के अंदर भी एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट दोनों जो लीडर थे उनको मिला के एक ही मंच पे लाके खड़ा कर देते हैं और कुछ शर्तों के साथ एक एग्रीमेंट कराते हैं जिसे लखनऊ पैक्ट भी बोला जाता है। ये साइन होता है जिसमें यह था कि सारे लोग मिलके ब्रिटिशर्स के खिलाफ सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्वराज की लड़ाई लड़ेंगे। देखिए अभी तक भी आजादी की बात नहीं हो रही है, स्वराज जिसमें यह था कि लोग सेल्फ गवर्नेंस करेंगे, अपने लिए सही से काम कर पाए, लेकिन ब्रिटिशर्स जो थे वो रहेंगे, उनको भगाया नहीं जाएगा। अब इसके बाद डेट आती है 9 जनवरी 1915 और इस डेट को इंडिया के अंदर गांधी जी की एंट्री होती है और गांधी जी इंडिया आते ही अपने मेंटोर गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं और उनसे सीधा कहते हैं कि इंडिया की जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रही है उसमें उन्हें भी जुड़ना है। साउथ अफ्रीका में उन्होंने एक स्ट्रगल ऑलरेडी करी थी तो वो अपना एक्सपीरियंस जो था वो इंडिया में यूज करना चाहते थे, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो इनको रोक देते हैं। कहते हैं कि पहले तुम पूरा इंडिया घूमो, लोगों से मिलो, उनकी प्रॉब्लम समझो। और गांधी जी जैसा उनके मेंटोर गोपाल कृष्ण गोखले समझाते हैं एज इट इज करते हैं। वो बिना किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी के इंडिया में ट्रैवल करना स्टार्ट करते हैं और ट्रैवल करते टाइम ये जैसे एक आम आदमी कपड़े पहनता है, जिस ट्रेन में 3rd क्लास का टिकट लेके वो चलता है, सेम वैसे ही ट्रैवल करते हैं। और फिर गांधी जी बॉम्बे, फिर कोलकाता, अहमदाबाद, दिल्ली से चेन्नई, पूरे देश में ट्रैवल करते हैं और 2 साल तक पूरे इंडिया में घूमते हैं। अब इसके बाद डेट आती है दिसंबर 1916। तो जैसा मैंने बताया था कांग्रेस हर साल के एंड में यानी कि दिसंबर में अपने सेशन रखती थी जिसमें सारे लीडर्स जो थे वो इकट्ठा होते थे। तो गांधी जी ने कांग्रेस तो ज्वाइन नहीं की थी, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में गए थे। ये कॉन्फ्रेंस 3 दिन चलती है। यहां पे गांधी जी से चंपारण जो कि बिहार में है, वहां पे 2 किसान राजकुमार शुक्ला और संत राउत ये मिलते हैं और बताते हैं कि चंपारण जो कि बिहार में है, वहां पे अंग्रेज उनसे जबरदस्ती इंडिगो की खेती करवा रहे हैं और वो ऐसा नहीं चाहते। ये जो इंडिगो की खेती करवाई जा रही थी जबरदस्ती, इसको 3 खटिया सिस्टम भी बोला जाता था। सेम वही इंडिगो वाली चीज जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करी थी। तो ये सब सुनने के बाद 15 अप्रैल 1917 को गांधी जी अपने लॉयर की टीम लेके चंपारण पहुंचते हैं और वहां पहुंच के गांव में डोर टू डोर जाके जो भी वहां के लोगों के साथ जुल्म वगैरह हो रहे थे वो सारी चीजें रिटर्न में ले लेते हैं और अंगूठा लगवा लेते हैं। इसके बाद गांधी जी जगह जगह पे जाने लगे, लोगों से मिलने लगे। उनके जाते ही भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाती थी, लोग उनको सुनते थे। और ये सारी चीजें जब ब्रिटिशर्स के नोटिस में आती हैं तो 16 अप्रैल 1917 को धारा 144 के तहत डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर गांधी जी को ये बोल के वापस जाने को कहते हैं कि वो वहां पे अशांति फैला रहे हैं। गांधी जी इस चीज को पूरी तरीके से मना कर देते हैं कि वो कोई भी गलत काम नहीं कर रहे हैं, वो जाके अपने लोगों से ही तो मिल रहे हैं। इसके 2 दिन बाद 18 अप्रैल 1917 को उनकी मोतीहारी कोर्ट में पेशी होती है और जब ये खबर फैल जाती है तो चारों तरफ से लोग कोर्ट को घेर लेते हैं, नारेबाजी होती है। कोर्ट 2 दिन तक जैसे तैसे ये सब झेलती है। इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाती है कि 2 दिन बाद कोर्ट गांधी जी को छोड़ देती है। तो गांधी जी ने बेसिकली यहाँ पे क्या करवाया था, लोगों को सत्याग्रह करने को कहा था। मतलब ये कहा था कि आप कोई भी वायलेंस मत करो, बस ये जो खेती करने को कह रहे हैं अंग्रेज, ये करने से मना कर दो, चाहे वो मारे पीटे, चाहे जो मर्जी करें। देखिए सत्याग्रह का जो लिटरल मीनिंग होता है वो सत्य के लिए आग्रह है, लेकिन यहाँ पे सत्याग्रह का मतलब थोड़ा सा अलग था। इसका मतलब था कि सिविल डिसोबीडियंस, पैसिव रेजिस्टेंस, ये सारी बातें हो रही। अंग्रेजों के खिलाफ प्रेशर बनाना है, हड़ताल करनी है,
अनशन करना है और ये सारी चीजें करनी है और फियरलेस होना होगा। इससे पहले जो मॉडरेट लीडर्स थे वो रूल्स वगैरह फॉलो कर रहे थे, एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो थे उनके तरीके बिल्कुल अलग थे, आम जनता को डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं किया था। लेकिन महात्मा गांधी जी ने ऐसी चीज करी थी जो इससे पहले नहीं हुई थी, उन्होंने आम जनता को भी जोड़ा। जब लोग समझ रहे थे कि ये आम जनता ये पढ़ी लिखी नहीं है, इनको एक्ट के बारे में ही नहीं पता, तो ये क्या करेंगे आगे जाके, लेकिन गांधी जी ने ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने आम जनता के पास गए, उनको समझाया और उनको इकट्ठा किया, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा। तो कहने का मतलब यह है कि चंपारण के अंदर गांधी जी ने लोगों को इकट्ठा किया, सत्याग्रह चालू रखा, और जब अंग्रेज देखते हैं कि लोगों के ऊपर मार डंडे किसी भी चीज का असर नहीं हो रहा है, तो वो थक हार के लास्ट में अंग्रेजों की बात मान जाते हैं। और यहां से पहली बार लोगों को सत्याग्रह की पावर का पता चला था कि मारपीट और वायलेंस जो था उससे ज्यादा मजबूर तो जो अंग्रेज थे वो इन सारी चीजों से हो रहे थे। अब इसी बीच क्या होता है कि गांधी जी तो चंपारण में थे और अहमदाबाद की एक मील थी जिसके आसपास के एरिया में जो प्लेग था वो फैला हुआ था, तो लोग अपनी जान बचाने के चक्कर में मील में नहीं जा रहे थे, काम करने नहीं जा रहे थे। तो मील ओनर्स ने क्या किया था, एक प्लेग बोनस था वो रख दिया था ताकि इसके लालच में लोग काम करने आ जाएं। अब इसके कुछ टाइम बाद जब प्लेग खत्म हो जाता है तो ओनर्स ने ये जो प्लेग बोनस था वो देना बंद कर दिया। तो वर्कर्स यहाँ पे थोड़ा सा नाखुश हो जाते हैं, वो कहते हैं कि इतने सालों से तो पैसे बढ़ाए नहीं गए हैं और वर्ल्ड वॉर की वजह से जो महंगाई है वो भी आसमान छू रही है, तो आप भले ही प्लेग बोनस उसका नाम मत रखो, किसी और तरीके से चाहे कुछ तो परसेंटेज आप बढ़ा दो, लेकिन पैसे बढ़ा दो आप हमारे। लेकिन मील का जो ओनर था वो मानता नहीं है। तो इसके बाद गांधी जी चंपारण से यहाँ पहुंचते हैं और सारी बात समझते हैं। गांधी जी फिर लोगों को जोड़ते हैं और हंगर स्ट्राइक करते हैं, जिसकी वजह से मील का जो काम वगैरह है, प्रोडक्शन वगैरह सब रुक जाता है और जो मील का ओनर होता है वो 30% इंक्रीमेंट करने को रेडी हो जाता है। तो बहुत ही कम टाइम में गांधी जी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे थे। लोगों को लगने लगा था कि अगर वो फियरलेस होके बिना जेल बिना पिटाई के डर से अगर अपनी जिद पे अड़े रहेंगे तो एट द एंड अंग्रेजों को झुकना पड़ेगा। अब इधर गांधी जी अहमदाबाद में थे और सेम टाइम पे प्लेग के साथ साथ सूखा भी पड़ रहा था कुछ इलाकों में। तो गुजरात में एक खेड़ा नाम की जगह थी, वहां पे सूखा पड़ने की वजह से फसल खराब हो गई थी। अब किसान की कमाई का एक ही जरिया था, वो बंद हो गई थी और अंग्रेज जो थे वो टैक्स लेते थे इनसे। तो ऐसे केस में वो कहां से अंग्रेजों को टैक्स देता? अब कायदे में तो यहाँ पे टैक्स नहीं लेना चाहिए था, लेकिन अंग्रेज जो थे उन्होंने एक चीज और एक्स्ट्रा कर दी, उन्होंने टैक्स 23% और बढ़ा दिया। अब किसान जो थे वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो गांधी जी खुद तो अहमदाबाद में थे, लेकिन वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को गुजरात भेजते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी बहुत बड़े लॉयर थे। इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में आपको सारे के सारे लॉयर ही मिलेंगे। तो सरदार पटेल वहां पे जाते हैं और लोगों की पिटीशन वगैरह डालते हैं, लेकिन सब रिजेक्ट कर दी जाती हैं। अब इसके बाद गांधी जी वहां पे पहुंचते हैं और लोगों को कहते हैं कि आप सत्याग्रह करो, बस वायलेंस मत करना, बाकी आप सत्याग्रह करो। और ये सत्याग्रह इतने बड़े लेवल पे होता है कि यहाँ पे भी अंग्रेजों को झुकना पड़ जाता है। इसके बाद हर कोई इंप्रेस था गांधी जी के तरीकों से। अब इधर ये सारी चीजें चल रही थी और इसी टाइम पे क्या होता है कि खबरें आने लगती हैं कि इंडिया से कुछ क्रांतिकारी, जिनमें से सबसे आगे बागा जतिन थे, वो ब्रिटिशर्स के दुश्मन जर्मनी के लोगों के साथ मिलकर प्लान बना रहे थे, जिसमें यह डिसाइड हुआ था कि जर्मनी इंडिया में हथियार वगैरह भेजेगा और मिलकर ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर फेंकेंगे। लेकिन किसी एक खबरी ने सारी बातें अंग्रेजों को पहुंचा दी थी, जिससे अंग्रेजों को सब चीज पता चल जाती है और अंग्रेज जो थे वो बागा जतिन को देशद्रोही करार दे देते हैं और 10 सितंबर 1915 को उनको शहीद कर देते हैं। और इसी के साथ साथ और भी कई सारी चीजों में जो कांग्रेस के एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे उनके भी नाम आने लगे थे। तो इन सारी चीजों से निपटने के लिए जस्टिस सिडनी रॉलेट की एक कमेटी जो थी वो 18 मार्च 1919 को एक एक्ट लेके आती है, जिसे रॉलेट एक्ट भी कहा जाता है। इस एक्ट में मेनली 2 पॉइंट थे। पहला यह था कि अगर कोई भी एक्टिविस्ट ऐसे वायलेंस वगैरह करने की हरकत में पाया गया तो बिना कोर्ट वगैरह ले जाए डायरेक्ट 2 साल के लिए जेल भेजा जा सकता है। दूसरा यह तक था कि अगर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोई न्यूज़पेपर तक आपके घर में है जिसमें अंग्रेजों के खिलाफ लिखा गया है, तो उस केस में भी आपको देशद्रोही मानकर गिरफ्तार किया जा सकता है। अब ये एक्ट आने के बाद मदन मोहन मालवीय जो थे और जिन्ना, ये सब इंपीरियल लेजिस्लेटिव से रिजाइन कर देते हैं। गांधी जी भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि ये तो पूरी तरीके से मनमानी है, गुंडा राज है। इसमें यह था कि अगर पुलिस आपको उठा के ले जा रही है तो आप वकील के थ्रू या कोर्ट में जाके अपील तक नहीं कर सकते। जब ये सारी चीजें चल रही थी, लोग कहते थे ना दलील ना वकील ना अपील। ये लाइन उस समय बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी। तो अब ये फिर से बहुत बड़ी चीज थी। तो इसके अगेंस्ट में भी गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह स्टार्ट किया। लोगों ने हड़ताल की, भूखे रहे। इस आंदोलन में आम लोग भी शामिल हुए, जैसे किसान, कारीगर, ये सारे लोग जो थे। पहली बार नेशनल इशू कोई ऐसा था जिसमें शामिल हो रहे थे। पंजाब के अंदर भी बहुत बड़े लेवल पे इसका विरोध हुआ। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि पंजाब में मिलिट्री बुलाना चालू कर दी। उनको ये डाउट था कि पंजाब में भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठी हो रही है, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं, तो कहीं हिंसा ना हो जाए। तो पहले से ही वो इंतजाम करके मिलिट्री वगैरह पंजाब में पहुंचा देते हैं और उस मिलिट्री को जनरल डायर जो थे वो लीड कर रहे थे। अब 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है इन सारी चीजों के चक्कर में। लेकिन ये सत्याग्रह तब भी चलता है, रुकता नहीं है। पंजाब में 2 कांग्रेस लीडर थे, डॉक्टर सैफुद्दीन और डॉक्टर सतपाल। इस सत्याग्रह को पंजाब के अंदर ये लीड कर रहे थे। तो 9 अप्रैल को जनरल डायर ने डॉक्टर सैफुद्दीन और डॉक्टर सत्यपाल को ये बोल के बुलाया कि उनसे बात करनी है इन
सब चीजों के बारे में, लेकिन मिलने के बाद उनको धोखे से जेल में डाल दिया। अब इससे एक एक आम आदमी जो था उस एरिया का, वो बहुत ज्यादा भड़क जाता है। और ये सारी चीजें देख के सारे लोग मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी भी है, हम सारे लोग जलियांवाला बाग एक जगह है वहां पे इकट्ठे होंगे, वहां पे अपना प्रोटेस्ट करेंगे। तो ये जो जलियांवाला बाग में प्रोटेस्ट करने की जो बातें हो रही थी, तो ये सारी चीजें 12 तारीख को जनरल डायर के पास पहुंच जाती हैं। तो वो क्या करते हैं कि पब्लिक गैदरिंग को बिल्कुल बैन कर देते हैं कि कहीं भी भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती। लेकिन उस टाइम पे सोशल मीडिया वगैरह तो था नहीं, तो खबर पहुंचने में भी टाइम लगता है। तो इस वजह से इतने कम टाइम में सबको पता ही नहीं चल पाया कि ऐसा कुछ बैन भी है। फिर 13 अप्रैल को करीब 10,000 लोग से ज्यादा जलियांवाला बाग पहुंच गए प्रोटेस्ट करने। अब इधर जनरल डायर जो थे उनको ये चीज पता चल जाती है और वो जलियांवाला बाग पहुंच जाते हैं। अब देखिए, जलियांवाला बाग का जो स्ट्रक्चर था, वहां से एक ही एंट्री थी और एक ही एग्जिट था, और उसी पर्टिकुलर गेट पे जनरल डायर जो थे उसको ब्लॉक करके वहीं पे अपनी टीम के साथ खड़े हो जाते हैं और फायरिंग स्टार्ट करवा देते हैं। अब ब्रिटिशर्स के डेटा के हिसाब से 400 लोगों की जान गई है, लेकिन जो लोग वहां पे थे उनके हिसाब से 120 लाशें तो सिर्फ वहां पे जो कुआं था वहीं से निकली थी। पूरे देश में, इनफैक्ट देश के बाहर भी इसके बारे में बहुत हल्ला हुआ। गांधी जी इस चीज को सुनकर बहुत ज्यादा हताश हो गए थे। उन्होंने 18 अप्रैल 1919 को इस सत्याग्रह को रोक दिया। लेकिन इस सत्याग्रह रोक तो दिया था, लेकिन यहां से ब्रिटिशर्स का जो बुरा टाइम था वो स्टार्ट होता है। इस इंसिडेंट को लेकर हर तरफ से अंग्रेजों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था। तो इस चीज के लिए ये लोग इंक्वायरी भी बैठाते हैं, एक हंटर कमेटी बनाते हैं जो इस पूरी चीज की इंक्वायरी करती है। और पूरी इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद जनरल डायर जो थे उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। इनफैक्ट हाउस ऑफ लॉर्ड, जो ब्रिटिशर्स का पार्लियामेंट होता है, वहां पे उल्टा जो जनरल डायर थे उनको एक देशभक्ति की तरह प्रेस किया गया और कुछ एक दो चीजें की गई, जिसमें जनरल डायर को उसकी पोजीशन से हटा के यूके भेज दिया गया था। और उसमें भी कहा जाता है कि उसकी सिक्योरिटी की वजह से भेजा गया था। और वहां की जो आम पब्लिक थी, जो यूके की पब्लिक थी, उन्होंने जनरल डायर के लिए 26,000 पाउंड का फंड रेज करके जनरल डायर को दिया था। तो इन सारी चीजों को सुन के, एक तो इंसाफ नहीं मिल रहा था, ये सारी चीजें सुन के पूरे इंडिया के अंदर लोग बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। और इसी टाइम पे गांधी जी मुस्लिम ग्रुप जो थे उनसे जाके बात करते हैं और उनको भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अपने साथ में ले आते हैं और कहते हैं कि आप हमारे साथ मिलकर नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट करो। मतलब कि अब ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेशन नहीं करना, उनके जो लॉ वगैरह है। अब ये जो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट ये शुरू करते हैं, इसमें कुछ दिन के बाद कांग्रेस भी इसमें जुड़ जाती है। और ये जो कांग्रेस जुड़ती है, इसके मॉडरेट लीडर हो चाहे एक्सट्रीमिस्ट लीडर हो, दोनों आके जुड़ते हैं। अब ये वो टाइम था जब इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में सब एकजुट होना शुरू हो गए थे और इस पूरे नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट को गांधी जी लीड कर रहे थे। इस नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट की पहली डिमांड थी स्वराज, मतलब कि सेल्फ रूल। अभी तक भी ये बात नहीं हो रही थी कि पूर्ण स्वराज चाहिए, अभी सिर्फ इक्वालिटी और खुद से अपने रूल्स रेगुलेशन चलाने की बात हो रही थी। आजादी की बात अभी आगे होगी। और दूसरा जो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट था, इसका एक ये भी एम था कि जो जलियांवाला बाग का इंसिडेंट हुआ था उसमें जो दोषी थे उनको सजा दी जाए। तो ये जो मूवमेंट इन्होंने शुरू किया था, इसमें यह था कि जून 1920 को ये लोग डिसाइड करते हैं कि जितने भी अंग्रेजों के स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, लॉ फर्म्स हैं, इलेक्शन वगैरह ये जो करवा रहे हैं, इन सबको हम बॉयकॉट करेंगे और जो अवार्ड वगैरह दिए हैं ये सब भी लौटा देंगे। अब स्कूल्स वगैरह अगर बॉयकॉट करेंगे तो इसके लिए इन्होंने स्कूल्स वगैरह बनाए भी, जैसे जामिया इस्लामिया, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, ये सब उसी टाइम के बनाए गए। लोगों ने अदालत ना जाके पंचायत में अपने केस सॉल्व करना शुरू किया। फॉरेन गुड्स जो थे उनको बॉयकॉट कर दिया गया और गांधी जी ने कहा कि आप चरखा चलाओ और खुद अपने कपड़े बनाओ। कई बड़े लोग जैसे जवाहरलाल नेहरू, उनके फादर मोतीलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रताप, ये सब जो लॉयर थे, इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी इस मूवमेंट की वजह से। लेकिन ये सारी चीजों में जिन्ना ज्यादा खुश नहीं थे, उनकी कई सारी ऐसी चीजें थी जो पूरी नहीं होनी थी। तो ये सब देख के जिन्ना जो थे वो कांग्रेस से रिजाइन कर देते हैं। अब ये नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट था, इसका इंपैक्ट जो था वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो दिसंबर 1921 आते आते ब्रिटिशर्स ने प्रेस और पब्लिक मीटिंग पे बैन लगा दिया। तो ऐसे ही 4 फरवरी 1922 को यूपी के गोरखपुर में चौरी चौरा नाम की एक जगह थी, वहां पे भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था उसको लेकर प्रोटेस्ट हो रहे थे, नारे लग रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। अब ऐसे में क्या होता है कि लोकल दरोगा जो था उसने लाठीचार्ज स्टार्ट कर दी थी और इधर से भीड़ ने भी पत्थर फेंकना स्टार्ट कर दिए थे। तो फिर पुलिस वाले क्या करते हैं कि वो पुलिस स्टेशन में घुस जाते हैं और भीड़ क्या करती है, वो गुस्से में पूरे के पूरे पुलिस स्टेशन में आग लगा देती है और 22 पुलिस वालों की जान चली जाती है। अब ये सारी चीजें देख के गांधी जी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि हमेशा से वो ये बात कर रहे थे कि वायलेंस नहीं होना चाहिए था। वो इतने ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि 12 फरवरी 1922 को उन्होंने ये जो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट था इसको बंद कर दिया और अंग्रेजों ने क्या किया कि ये सारी चीजों की वजह से गांधी जी को 6 साल के लिए जेल में डाल दिया। अब ये सारी चीजें देख के लोगों को लगने लगा था कि जो स्वराज, हड़ताल, ये वाला जो तरीका है, इससे कुछ होने वाला नहीं है, बस टाइम खराब होगा। तो कुछ यंग गर्म खून वाले क्रांतिकारी क्या करते हैं, वो कहते हैं कि मांगने से अंग्रेज कुछ भी नहीं देंगे, क्योंकि इनकी नीयत खराब है, ये मानेंगे तभी जब हथियार उठा के बात होगी। और ये जो यंग ग्रुप था, इसके मेन लीडर थे राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ बख्शी और जोगेश चंद्र चटर्जी। इसके बाद ये क्या करता है कि अक्टूबर के मंथ में कानपुर में मिलते हैं और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA नाम से एक पार्टी बना देते हैं। आगे चल के इसमें सोशलिस्ट वर्ड जो था वो और ऐड हो जाता है।
HSRA हो जाती है फिर ये पार्टी क्या करती है कि इंडिया के अंदर जितने भी यंग जनरेशन थी उनको अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने के लिए इंस्पायर करती थी और जगह जगह पे इन्होंने एग्रेसिव मूवमेंट जो थे वो स्टार्ट कर दिए थे और अंग्रेजों को काफी भारी नुकसान हो रहा था। लेकिन इनको धीरे धीरे ये रियलाइज हो गया था कि अगर असली लड़ाई लड़नी है तो हथियार और पैसा चाहिए होगा। और पैसा कहां से आएगा, क्योंकि ये लोग जॉब तो करते नहीं थे। तो इनको एक खबर मिलती है 9 अगस्त 1925 को एक ट्रेन शाहजहांपुर से लखनऊ जाएगी और रेलवे स्टेशन का जो पैसा कलेक्ट होता है वो सारा का सारा उसी ट्रेन में होगा, जिसको अंग्रेज जो है वो गवर्नमेंट के खजाने में डालेंगे। और जैसे ये खबर मिलती है ये लोग क्या करते हैं कि इस खजाने को लूटने की प्लानिंग स्टार्ट कर देते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि इसमें से पैसा लूट के हथियार खरीदेंगे। ये लोग यंग 20 से 25 क्रांतिकारियों की टीम बनाते हैं और मेन प्लानिंग इसमें करते हैं राजेंद्र नाथ लहरी। इन 20 से 25 लोगों की जो टीम बनी थी इसमें थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र नाथ सान्याल। अब इसके बाद डेट आती है 9 अगस्त 1925 और प्लान के हिसाब से ये लोग काकोरी स्टेशन के पास ट्रेन की चेन खींच देते हैं। ट्रेन के अंदर 4601 रुपीस थे, उसको ये लोग लूट लेते हैं और लूटते टाइम एक पैसेंजर को गोली भी लग जाती है और उसकी जान चली जाती है। और ये जो इंसिडेंट हुआ था इसको काकोरी कांड भी बोला जाता था। इस इंसिडेंट के बाद अंग्रेजों के बीच में अफरा तफरी मच गई थी। ये पूरा का पूरा मामला उन्होंने CID ऑफिसर हार्टन को दे दिया था और इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद सितंबर 1925 तक ये लोग 40 यंग क्रांतिकारियों को अरेस्ट करते हैं। बाकी अशफाक उल्ला खान और सचिंद्र नाथ बख्शी को एक साल बाद पकड़ पाते हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जो थे उनको नहीं पकड़ पाते हैं। और फिर आगे चल के चंद्रशेखर आजाद जो थे वही HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, उसको यही चलाते थे। इसके बाद 1 मई 1926 को स्पेशल सेशन कोर्ट में इनके ट्रायल होते हैं और फिर 6 अप्रैल 1927 को फैसला सुनाया जाता है, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लहरी और अशफाक उल्ला खान को फांसी सुना दी जाती है और 16 लोगों को 3 से 14 साल की जेल की सजा सुना दी जाती है। और 2 क्रांतिकारी क्या करते हैं, वो सरकारी गवाह बन जाते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं और बाकी लोग जो थे वो सबूत ना मिलने से या तबीयत खराब होने की वजह से बच जाते हैं। अब यहाँ से चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, जॉन साइमन को बुला के और कहती है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है इसमें थोड़े रिफॉर्म लाने की जरूरत है। एक्चुअली जो अनरेस्ट था उसको अपने कंट्रोल में करने के लिए ये सारी चीजें की जा रही थी। अब क्योंकि जॉन साइमन जो थे वो इस पूरे कमीशन के चेयरमैन बन के हेड कर रहे थे, इसलिए जो पूरा कमीशन था इसको साइमन कमीशन बोला जाता है और जानबूझ के एक भी इंडियन इस कमीशन में नहीं रखा जाता है। अब ये सारी चीजें देख के इंडियन लीडर जो थे वो बहुत ही ज्यादा भड़क जाते हैं कि इंडियन का फ्यूचर आप डिसाइड कर रहे हो बिना इंडियन से कंसल्ट करे, ये किस तरीके का जस्टिस हुआ हमारे साथ। और इसी टाइम पे दिसंबर का मंथ भी चल रहा था तो कांग्रेस का जो सेशन था वो भी होना था। तो इस सेशन में ये डिसाइड होता है कि साइमन कमीशन का पूरी तरीके से बहिष्कार किया जाएगा और मॉडरेट लीडर हो, एक्सट्रीमिस्ट हो, सारे के सारे एक ही पेज पे थे इस चीज को लेकर। अब 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन के इंडिया के अंदर आते ही भारी भीड़ इसका काले झंडे लेके विरोध करती है, नारे लगाती है साइमन गो बैक, हर तरफ हड़ताल होती है, विरोध होता है, रैलियां चलती है, पूरी तरीके से बॉयकॉट होता है। अब ये इतना ज्यादा होता है कि अंग्रेज परेशान होते हैं। तो इस पे लॉर्ड बिरकेनहेड जो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, वो कहते हैं कि चलिए ठीक है, आप लोग इतना ज्यादा हल्ला कर रहे हो कि हमने जो किया है वो आपके भले के लिए किया, लेकिन अगर आपको लगता है कि हमने गलत किया तो मैं आपको चैलेंज करता हूं कि अगर आप लोग खुद से एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लेके आओ जो इंडिया में रहने वाला हिंदू, मुस्लिम, सिख सारे धर्म के लोग मान जाएं, और अगर आप ऐसा करने में कामयाब होते हो तो जो ब्रिटिश सरकार है वो खुशी खुशी आपके सारे रिफॉर्म जो हैं उनको एक्सेप्ट कर लेगी। अब जैसे ही चैलेंज मिलता है तो सारी पार्टियां जो थी, चाहे मुस्लिम लीग हो चाहे कांग्रेस हो, बहुत तेजी दिखाती हैं। कांग्रेस दिसंबर की बजाय फरवरी 1928 में ही अपनी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुला लेती है और अलग से कमेटी भी बना देती है जिसका काम ये दिया गया होता है कि जल्दी से जल्दी नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ। और ये जो कमेटी थी जिसको ये काम दिया गया था उसको जवाहरलाल नेहरू जी के फादर मोतीलाल नेहरू हेड कर रहे थे। अब इसके करीब 6 महीने बाद यानी कि अगस्त 1928 में ये रिपोर्ट रेडी हो जाती है जिसमें डोमिनियन स्टेटस, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कई सारी चीजें इसमें मेंशन करी गई थी। ये जो रिपोर्ट थी इसको नेहरू रिपोर्ट भी बोला जाता है क्योंकि इसको मोतीलाल नेहरू जी ने बनाई थी। अभी रिपोर्ट तो बन गई थी लेकिन ये रिपोर्ट ऐसी बनी थी कि एक नहीं बल्कि सारे रिलीजन के जो लोग थे इस रिपोर्ट से नाराज हो गए थे। इनफैक्ट कांग्रेस के अंदर भी असहमति बन गई थी। कांग्रेस के जो यंग लीडर थे जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इस रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस जो था उसके खिलाफ चले जाते हैं। वो कहते हैं डोमिनियन स्टेटस नहीं बल्कि टोटल इंडिपेंडेंस की मांग करनी चाहिए। डोमिनियन स्टेटस मतलब कि सारे अधिकार तो इंडिया के रहेंगे लेकिन इंडिया को ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा माना जाएगा। और इसमें कांग्रेस के अंदर एक ग्रुप को दिक्कत इसलिए हो रही थी क्योंकि फॉरेन अफेयर और सिक्योरिटी वगैरह जो थे वो ब्रिटिशर्स का इंटरफेरेंस रहता उसमें। वहीं टोटल इंडिपेंडेंस यानी पूर्ण स्वराज मतलब कि ब्रिटिशर्स पूरी तरीके से इंडिया से बाहर चले जाएंगे और इंडिया के लोग ही देश चलाएंगे। अब जिन्ना जो थे उन्होंने भी नेहरू जी की जो रिपोर्ट थी उसमें अमेंडमेंट के लिए 14 पॉइंट भेजे थे लेकिन वो भी
कांग्रेस ने मना कर दिया, इसलिए जिन्ना भी गुस्सा हो जाते हैं और मीटिंग के अंदर आने से मना कर देते हैं और कैंसिल कर देते हैं मीटिंग। अब इधर ये सारी चीजें चल रही थी और पैरेलली क्या हो रहा था कि जो साइमन कमीशन था इसको लेकर जगह जगह विरोध फिर भी चालू थे। ऐसे ही 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय लाहौर में बहुत सारे स्टूडेंट्स को लेकर अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे और उसी टाइम पे लाहौर पुलिस के एसपी जेम्स स्कॉट फ्रस्ट्रेट होकर लाठीचार्ज का ऑर्डर कर देते हैं। इस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय को इतनी ज्यादा लाठियां पड़ जाती हैं कि वो घायल हो जाते हैं और 17 नवंबर को वो शहीद हो जाते हैं। अब एक इतने एजेड आदमी को लाठी से मार मार के उसकी जान लेना, बहुत सारे लोग गुस्सा हो जाते हैं। लाला लाजपत राय जो थे वो कांग्रेस के एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे और जितने भी यंग क्रांतिकारी थे वो इनको अपना आइडल मानते थे और उसमें भी भगत सिंह जो थे वो इनको बहुत ज्यादा मानते थे। तो भगत सिंह ये सजेस्ट करते हैं कि लाला लाजपत जी के साथ जो हुआ है ये बहुत गलत हुआ है, इसलिए एसपी जेम्स स्कॉट जो है जिसने ये हरकत करी अब उसको मारना होगा, तभी इसका बदला पूरा होगा और अंग्रेजों की अकल ठिकाने आएगी। अब इसके बाद क्या होता है कि भगत सिंह, सुखदेव थापर, शिवाराम राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर प्लानिंग करना स्टार्ट करते हैं और फिर ये लोग मिलकर 17 दिसंबर 1928 की डेट डिसाइड करते हैं। प्लान के हिसाब से ये था कि ये लोग डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर जो कि लाहौर में था वहां ये लोग पहुंच के एसपी जेम्स स्कॉट जो था उसको मार देंगे। तो एज पर प्लान 17 दिसंबर को ये लोग वहां पहुंचते हैं और एसपी जेम्स स्कॉट जो था उसका वेट करते हैं। प्लान के हिसाब से राजगुरु को गोली चलानी थी और बाकी दोनों को कवर देना था, लेकिन इसमें एक दिक्कत ये होती है कि एसपी जेम्स स्कॉट को पहचानने में गलतफहमी हो जाती है। ये लोग एसपी जेम्स स्कॉट की जगह गलती से एएसपी जेपी साउंडर को मार देते हैं और मारने के बाद ये लोग वहां पे स्मोक वगैरह फेंकते हैं, स्लोगन वगैरह बोलते हैं और भाग जाते हैं वहां से। अंग्रेज जो थे इस चीज से बहुत ज्यादा गुस्सा थे, उनको बहुत बुरी तरीके से ढूंढ रहे थे और इधर ये लोग भी बहुत टाइम तक छुपे रहते हैं और इसकी वजह से इनकी जो आवाज थी वो दब गई थी, लेकिन इनकी जो अपनी आवाज थी वो लोगों तक पहुंचानी थी। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि अगर ये लोग गिरफ्तार हो जाएं तो जितने टाइम हियरिंग चलेगी जो जो बोला जाएगा वो सब न्यूज़पेपर में पब्लिश होगा, क्योंकि ऐसा रूल था। तो ये लोग गिरफ्तार होने का डिसाइड करते हैं। गिरफ्तार होने के लिए ये लोग 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली दिल्ली में बॉम्ब फेंक देते हैं और इनका इरादा जान लेने का नहीं था, तो इसलिए क्या करते हैं साइड में जहां पे भीड़ नहीं होती है वहां पे बॉम्ब फेंकते हैं और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और फिर वहां पे इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब इसके काफी टाइम तक इंक्वायरी चलती है। फिर 24 मार्च 1931 को इन लोगों को फांसी की सजा सुना दी जाती है। अब इधर एक फांसी की सजा सुनाई जाती है और दूसरी तरफ क्या होता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर एक टेंशन चल रही थी कि यंग लीडर चाहते थे कि पूर्ण स्वराज की मांग हो और बाकी जो लीडर थे उनका यह मानना था कि ब्रिटिशर्स जो थे वो भड़क जाएंगे इस चीज से, तो जो हमारा मोटिव है वो पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन कांग्रेस में स्प्लिट ना हो जाए, टेंशन कम हो जाए, इसलिए गांधी जी बीच बचाव करते हैं और सारे ग्रुप को एक साथ करते हैं और सब लोग सेम पेज पे रहते हैं कि अब आगे से पूर्ण स्वराज की ही मांग होगी। और दिसंबर 1929 को कांग्रेस अनाउंस कर देता है कि अब से कांग्रेस केवल पूर्ण स्वराज की ही मांग करेगा। और इसके साथ कांग्रेस एक चीज और कहती है कि आने वाली 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा और तिरंगा फहराया जाएगा। गांधी जी सोच रहे थे कि कोई ऐसा मुद्दा होना चाहिए जिससे पूरे देश यूनाइट हो जाए और फिर कुछ दिन बाद उन्होंने एक ऐसा तरीका ढूंढा जिससे वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए थे। ये एक ऐसा मुद्दा था जिससे हर कोई कनेक्ट करता था। तो गांधी जी डिसाइड करते हैं कि वो नमक का सत्याग्रह स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने पहले तो नमक पे टैक्स लगाया था और फिर उसके बाद नमक के प्रोडक्शन और सेल पर पूरा कंट्रोल ले लिया था। अंग्रेजों ने कहा था कि अगर कोई इंडियन नमक बनाते हुए या बेचते हुए पाया जाएगा तो उसको कड़ी सजा होगी। तो 12 मार्च 1930 को डेट फिक्स होती है और गांधी जी अपने 78 स्वयंसेवकों के साथ साबरमती से दांडी की तरफ पैदल निकल जाते हैं। ये सारे लोग मिलकर टोटल 390 किलोमीटर चलते हैं, जिसमें इनको 24 दिन का टाइम लगता है। और जब तक गांधी जी दांडी पहुंचते हैं एक पूरा का पूरा हुजूम गांधी जी के साथ जुड़ जाता है और इनके साथ दांडी मार्च करने लगता है। उसके बाद दांडी बीच पे पहुंच के गांधी जी एक नमक का ढेला उठा के अंग्रेजों को बनाए हुए लॉ को तोड़ देते हैं और यहां से नमक सत्याग्रह जो था उसकी शुरुआत हो जाती है। और गांधी जी इस पर्टिकुलर टाइम पे बहुत ज्यादा लोगों को कहते हैं कि यही टाइम है, सब लोग एकजुट होकर इस नमक सत्याग्रह से जुड़ो। और इस सत्याग्रह से भी जुड़ने के वही पुराने रूल्स थे कि वायलेंस नहीं करना है, गवर्नमेंट के जो टैक्स वगैरह हैं वो नहीं देने हैं और जितनी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है उनको बॉयकॉट करना है। अभी जो नमक सत्याग्रह था ये इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है कि पूरे वर्ल्ड का मीडिया इसके बारे में बात करने लगता है और बच्चे से लेकर औरत तक हर कोई इससे जुड़ जाता है। अब ये सारी चीजें जो हो रही थी इससे ब्रिटिशर्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया था। ब्रिटिशर्स ट्राई तो कर रहे थे इसको दबाने का, लाठी चार्ज करते हैं, 60,000 से ज्यादा लोगों को जेल में उठा के डाल देते हैं, जिसमें 17 अप्रैल 1930 को जवाहरलाल नेहरू जो थे उनको भी जेल में डाल देते हैं और उसके एक महीने बाद गांधी जी को भी जेल में डाल देते हैं। ब्रिटिशर्स को लग रहा था इन दोनों मेन लीडर्स को जेल में बंद कर देंगे तो ये सारी चीजें रुक जाएंगी, लेकिन इसके बाद भी अब्बास तैयबजी और सरोजिनी नायडू ये कमाल संभाल लेते हैं और इस मूवमेंट को चालू रखते हैं। और इसके बाद ब्रिटिशर्स थक हार के वाइसरॉय लॉर्ड इरविन जो थे
उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि किसी भी तरीके से जो मूवमेंट है इसको रोको। अब लॉर्ड इरविन जो थे वो गांधी जी से जाके मिलते हैं, दोनों आपसी सहमति से 5 मार्च 1931 को एक एग्रीमेंट साइन करते हैं। इसे गांधी इरविन पैक्ट भी बोला जाता है। इस एग्रीमेंट में यह डील हुई थी कि अब इंडियंस भी नमक का प्रोडक्शन कर सकते हैं और ब्रिटिशर्स ने जितने भी लोगों को जेल में डाला था उनको वो छोड़ देते हैं और इसके बदले में गांधी जी जो थे वो इस मूवमेंट को बंद कर देते हैं। इस मूवमेंट के बाद एक चीज हुई थी कि ये जो कांग्रेस पार्टी थी, अंग्रेजों ने कांग्रेस पार्टी को इंडियन लोगों का रिप्रेजेंटेटिव एक तरह से मान लिया था और आगे के जितने भी काम हुए उसमें कांग्रेस को रिप्रेजेंटेटिव मानते हुए किया, जो कि कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी विन थी। अब इधर ये मूवमेंट बंद तो हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ भगत सिंह जी की जो फांसी थी उसकी डेट पास आ जाती है और कई इंडियंस लीडर उनको बचाने के लिए लगातार मर्सी अपील कर रहे थे, पर सब रिजेक्ट हो जा रही थी। और फिर 24 मार्च की जगह एक दिन पहले 23 मार्च की शाम को ही भगत सिंह जी को फांसी दे दी जाती है और वो शहीद हो जाते हैं। कुछ लोग गांधी जी को भी ब्लेम करते हैं कि अगर वो चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे, क्योंकि इस मूवमेंट के बाद अंग्रेज जो थे वो गांधी जी के सामने बैकफुट पे थे और अगर गांधी जी कहते अंग्रेजों को तो उनको उनकी बात माननी पड़ती जैसे बाकी बात मानी थी। अब इसके बाद क्या होता है कि ईयर 1938 और 1939 दिसंबर में कांग्रेस के जैसे सेशन होते हैं दिसंबर के मंथ में, तो वो होते हैं और इन दोनों सेशन में सुभाष चंद्र बोस जो थे वो प्रेसिडेंट बनते हैं। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जो थे वो थे तो कांग्रेस में, लेकिन गांधी जी की जो नॉन वायलेंस वाली थ्योरी थी उससे एग्री नहीं करते थे और उनका मन था कि कांग्रेस ये हड़ताल वगैरह के रास्तों को छोड़ के उनसे ऊपर उठे। उनका मानना था कि अग्रेशन और वायलेंस के बिना आजादी नहीं मिलेगी। बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी के बीच में कि गांधी जी साफ मना कर देते हैं सुभाष चंद्र बोस जी के साथ काम करने के लिए और सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं कि वो कांग्रेस के अंदर रिजाइन डाल देते हैं और अलग से एक अपनी पार्टी बना लेते हैं, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। अब सेम टाइम पे यानी कि सितंबर 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो जाती है और लॉर्ड लिनलिथगो बिना किसी इंडियन या इंडियन लीडर के किसी से भी बिना पूछे डिक्लेयर कर देते हैं कि इस वॉर में जर्मनी के खिलाफ इंडिया हमारे साथ है और इंडिया के लोग हमारे साथ हैं। इससे कांग्रेस के जो लीडर थे वो काफी गुस्सा हो जाते हैं कि इंडिया के बिहाफ पे ये जिन्होंने बोला ये गलत बोला है और इस पर्टिकुलर चीज को लेके कांग्रेस लीडर जो थे वो फिर से रिजाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब बात ज्यादा बढ़ जाती है तो लिनलिथगो 8 अक्टूबर 1940 को एक प्रपोजल भी देते हैं, आप जो जो डिमांड कर रहे हैं इंडिया के लिए हम आपकी सारी बातें मान लेते हैं, बस एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि ये सारी चीजें एप्लीकेबल होंगी सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद। लेकिन जो कांग्रेस के लीडर थे उनको इनकी बात पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, तो वो इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देते हैं। इस ऑफर को ऑगस्ट ऑफर भी बोला जाता है। जब ये ऑफर रिजेक्ट हो जाता है, लेकिन ब्रिटिशर्स जो थे उनको इंडिया की नीड बहुत ज्यादा थी, यहां तक कि ब्रिटिशर्स ये तक कह देते कि इंडिया को हम डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, बस वॉर खत्म होने तक का वेट करना होगा और इस वॉर में हमारा आप साथ दीजिए। लेकिन अब इंडियन लीडर्स को डोमिनियन स्टेटस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उनको पूर्ण स्वराज चाहिए था, फुल इंडिपेंडेंस। और यहां से ब्रिटिशर्स के लिए हर तरफ से चीजें खराब होना चालू हो जाती है। उधर सुभाष चंद्र बोस जो थे वो लगातार इंडिया के कोने कोने में इंडिपेंडेंस की जो एक्टिविटीज थी उनको बहुत तेजी से बढ़ा रहे थे, इसलिए उनको दिसंबर 1940 में ब्रिटिशर्स उनको जेल में डाल देते हैं। लेकिन वहां पे भी हंगर स्ट्राइक वगैरह करने लगते हैं, वो तबीयत खराब हो जाती है उनकी। तो कुछ दिन बाद ही सुभाष चंद्र बोस को उनके ही घर में उनको हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है, मतलब कि उन्हीं के घर में उनको बंद करके पुलिस और जासूस वगैरह लगा दिए जाते हैं ताकि कोई एक्टिविटी ना हो पाए। लेकिन सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं, वो अपना भेष बदल के जैसे तैसे करके वहां से बच के निकल लेते हैं और इसके बाद वो दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाला प्लान बना के अफगानिस्तान और रशिया के रास्ते होते हुए दिसंबर 1941 को जर्मनी के पास पहुंचते हैं, जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में था। जब सुभाष चंद्र बोस जर्मनी पहुंचते हैं तो वहां पे सब उनको नेताजी नाम से बुलाने लगते हैं और नेताजी जुगाड़ लगा के हिटलर से भी मिलते हैं और वहां पे उनको प्रपोजल रखते हैं कि आपने जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सैनिकों को बंदी बना रखा है उनको आप मुझे दे दीजिए, हम मिलकर ब्रिटेन के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। और हिटलर इस चीज को लेकर मान जाता है और फिर इसके बाद नेताजी जापान के लिए निकल जाते हैं। इंडिया के बाहर अलग अलग देश जाके सुभाष चंद्र बोस जी अपने हिसाब से इंडिया की लड़ाई लड़ रहे थे। इधर इंडिया के अंदर गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ एक नया मूवमेंट स्टार्ट करने का डिसाइड करते हैं। उनका प्लान था कि 8 अगस्त 1942 को वो क्विट इंडिया मूवमेंट करेंगे। बाकी के जो मूवमेंट्स किए थे उन्होंने उसी तरीके से ये भी था, इसमें भी नॉन वायलेंस था, लेकिन इसमें गांधी जी ने कुछ रूल्स चेंज कर दिए थे। इसमें गांधी जी ने सबको समझाया था कि सरकारी नौकरी इस बार छोड़नी नहीं है, बल्कि नौकरी में रह के आंदोलन करने हैं। जैसे मान लो कोई सिपाही है, अगर उसको इंडियंस को मारने को कहता है तो अंग्रेजों को मना करना है ये काम करने से। और गांधी जी ने ये भी समझाया कि इस बार ये मूवमेंट बहुत बड़ा होगा तो ये लीडर्स को फिर से जेल में डालेंगे, लेकिन झुकना नहीं है, डू और डाई फॉलो करना है, कर जाओ या फिर करते हुए मर जाओ, लेकिन इस बार पीछे नहीं हटना है क्योंकि दोबारा ऐसा मौका नहीं आएगा। इधर गांधी जी अपना भाषण देते हुए लोगों को समझा रहे होते हैं और दूसरी तरफ कुछ ही घंटों में अंग्रेज गिरफ्तारी शुरू कर देते हैं। ऑलमोस्ट सारे लीडर, जितने भी मेन लीडर थे, सबको उठा के जेल में डाल देते हैं और गांधी जी को नजरबंद कर दिया जाता है। अब यहाँ पे दिक्कत ये हो गई थी कि लीडर्स नहीं थे, तो जो क्राउड था, जो आम जनता थी, वो वायलेंट हो गई थी, जगह जगह आग लगा दे रहे थे, सरकारी ऑफिस जो थे वहां पे आग लगा दे रहे थे,
पीटना शुरू कर दे रहे थे ऑफिसर जो थे, रेलवे वगैरह जो थे वहां पे तोड़फोड़ स्टार्ट हो गई थी। और फिर ये सारी चीजें देख के अंग्रेज जो थे वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए थे। अंग्रेजों ने कई जगह पे फायरिंग स्टार्ट करा दी थी। कुछ ही महीनों के अंदर 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेल के अंदर डाल दिया था, हजारों लोगों की जान चली गई थी। तो कुल मिला के ये था कि अंग्रेजों को इस मूवमेंट ने घुटने पे लाके खड़ा कर दिया था। दूसरी तरफ इंडिया के बाहर सुभाष चंद्र बोस जो थे वो अपनी प्लानिंग रेडी कर रहे थे। वो जर्मनी में डायरेक्ट हिटलर से बात करने के बाद सीधे पहुंचते हैं जापान। वहां पहुंचने के बाद भी वो वहां के पीएम से मिलते हैं और वहां पे भी वो सेम प्रपोजल रखते हैं कि इंडियन ब्रिटिश आर्मी के जितने भी वॉर प्रिजनर हैं उनको वापस मांगते हैं। ऐसा करके वो अपनी एक आजाद हिंद फौज यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी बना लेते हैं। इस आर्मी को बनाने का उनका मेन मकसद ये था कि ये आर्मी जाके इंडिया के अंदर ब्रिटिशर से लड़ेगी। इसमें इन्होंने एक ऑल वुमेन यूनिट भी बनाई थी। इस रेजिमेंट का नाम दिया गया था झांसी की रानी रेजिमेंट। ये जो आर्मी थी इसमें जितने भी लोग थे वो बहुत ज्यादा जोश में थे। और इसके बाद फिर सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं, वो अनाउंसमेंट कर देते हैं कि ये जो वर्ल्ड वॉर है इसमें आजाद हिंद फौज जो है वो जापान के साथ है। और कुछ ही दिन पहले जापान ने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो था, तो वो जो आइलैंड था वो जापान ने कुछ शर्तों के साथ सुभाष चंद्र बोस जी को दे दिया था। और सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं, वहां पे जाके तिरंगा लहरा देते हैं। और ये जो अंडमान एंड निकोबार था इसमें अंग्रेज पहले क्या करते थे कि काला पानी की सजा देते थे। तो जितने भी इंडियंस को दी जाती थी उनको यहीं पे कैदी बनाया जाता था। तो इन लोगों को भी नेताजी ने अपनी फौज में शामिल कर लिया था। और इन्होंने अपनी आजाद हिंद की फौज से सबसे यही कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो, इस तरीके के नारे दिए थे। अब इसके बाद मार्च के महीने में ईयर 1944 में नेताजी जापान के साथ मिलकर इंडिया की तरफ घुसते हैं। फिर बैटल ऑफ कोहिमा और बैटल ऑफ इम्फाल ये सारी होती हैं। ब्रिटिशर्स के साथ सुभाष चंद्र बोस जी की जो आजाद हिंद फौज थी उसकी 1 महीने तक लड़ाई चलती है। और फिर उसके बाद 14 अप्रैल 1944 को मोइरंग के अंदर आजाद हिंद फौज जो थी वो वहां पे जीत जाती है और अपना झंडा फहरा देती है। और अगले 2-3 महीने में मणिपुर, नागालैंड, इनके काफी इलाके जो थे वो आजाद हिंद फौज इस पे कब्जा कर लेती है। लेकिन इसी बीच में एक दिक्कत हो जाती है, जापान के ऊपर न्यूक्लियर बम गिरा दिया जाता है। जापान सरेंडर कर देता है, लेकिन आजाद हिंद फौज जो थी वो लगी रहती है। लेकिन जापान जैसे ही पीछे हटता है फौज को हथियार, खाने का सप्लाई, हर एक चीज में दिक्कत आने लगती है। और फिर आगे चल के मजबूरी में आजाद हिंद फौज को सरेंडर करना पड़ता है। अब ब्रिटिशर्स ये फौज जो थी इससे जीत तो गए थे, लेकिन उनके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। बाकी देश भी ये बातें डिस्कस करने लगे थे कि इंडिया के अंदर लोगों के साथ जो हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है। दूसरी दिक्कत अंग्रेजों के साथ ये थी कि क्विट इंडिया मूवमेंट की वजह से पूरा देश यूनाइट हो गया था। उन्होंने काम धंधा सब रोक दिया था, उनका कोई काम ही नहीं आगे बढ़ने दे रहे थे। तीसरी चीज, ये अंग्रेज वर्ल्ड वॉर में भी काफी फंसे हुए थे और नुकसान बहुत ज्यादा हुआ था इनका। और आजाद हिंद फोर्स ने जो नुकसान किया था इसको देख के ब्रिटिशर जो थे वो बहुत ज्यादा शॉक्ड थे। ये जीत तो गए थे, लेकिन ब्रिटिश आर्मी में जो इंडियन सिपाही थे उनसे इनका विश्वास जो था वो पूरी तरीके से उड़ गया था। उनको ये चीज रियलाइज हो गई थी किसी ना किसी तरीके से अगर ये किसी रिवॉल्ट को दबा भी देंगे तो उनके जो सिपाही हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंडियन सिपाही हैं, वो एक्चुअली उनके खिलाफ ही हैं। तो आज वो दबा भी देंगे तो कुछ टाइम बाद फिर से रिवॉल्ट होगा। ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस हो गया था जिसमें उनका नुकसान होना तय था। और मेन जो अंग्रेज आए थे वो इंडिया के रिसोर्सेज को पूरी तरीके से लेने आए थे। इंडिया के रिसोर्स को पूरी तरीके से यूज करके इंडिया को गरीब तो उन्होंने ऑलरेडी बना ही चुके थे। तो ये सारी चीजें थी, यूके की जो पॉलिटिक्स थी वहां पे भी ये सारी चीजें डिस्कस हो रही थी कि इंडिया में ये जो चल रहा है ये एक नुकसान का सौदा है। अब इसके बाद यूके के अंदर चुनाव आने वाले होते हैं और जो अपोजिशन पार्टी थी यानी कि लेबर पार्टी थी, उसने अपने मैनिफेस्टो में बोल दिया कि इंडिया को वो सेल्फ गवर्नेंस देंगे। उनका मानना था कि यूके अगर इंडिया से बाहर निकल आए तो ही उसके लिए बढ़िया है। और उन्होंने ये भी बोला कि अगर वो जीत जाएंगे तो इंडिया को फ्री कर देंगे। और फिर इसके बाद यूके के अंदर जनरल इलेक्शन होते हैं। लेबर पार्टी के क्लेमेंट एटली यूके के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और सितंबर 1945 को वो अनाउंसमेंट करते हैं कि दिसंबर 1945 से जनवरी 1946 में इंडिया के अंदर वो इलेक्शन करवाएंगे और इंडिया की जनता जिन कैंडिडेट्स को इलेक्शन में जितवाएगी उनके हिसाब से ही कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई जाएगी, जो कि इंडिया का खुद का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा। और फिर 2 साल बाद 10 फरवरी 1947 को यूके के पीएम एटली एक हिस्टोरिकल स्पीच देते हैं जिसमें वो बोलते हैं कि अगले साल जून में यानी कि जून 1948 में इंडिया को इंडिपेंडेंस दे दी जाएगी और इंडिया का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होगा। इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री होगी जिसको इंडियंस चलाएंगे और ब्रिटिशर्स इंडिया से बाहर चले जाएंगे। और जैसा वो कहते हैं वैसा ही होता है, लेकिन आजादी की डेट चेंज होती है। जून 1948 की बजाय अगस्त 1947 में हमें आजादी मिलती है। अब ये 10 महीने पहले क्यों आजादी मिली, इसको हम जो इस सीरीज के आगे जो वीडियो बनाएंगे उसमें जो बंटवारे वाली वीडियो बनाएंगे, इंडिया पाकिस्तान का कैसे बंटवारा हुआ, उसमें ये चीज आपको पता चलेगी। लास्ट में एक बार फिर से आपको बता दूं कि कुकू एफएम की ऑडियो बुक आजाद हिंद सरकार ड्रीम ऑफ अ वॉरियर जरूर सुनिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। थैंक यू।